प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। युक्तम ऑनलाइन क्लासेस के मिशन बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत आज की लाइव क्लास में आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत यहाँ पर करता हूँ। आज हम जो कक्षा 12 की जो ये क्लास है, जो कि हमारी जो निरंतर पिछले 3 दिनों से गतिमान है, यूके बोर्ड 2024 का जो प्रश्न पत्र है, उसको हम हल कर रहे हैं। और अब तक जितने हमने प्रश्न हल किए हैं, सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हम कई सारे कर चुके हैं। तो आज भी हम 3 मार्क्स के जो शेष जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि अगर हो सकेगा तो 4 अंक के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने शायद 20 क्वेश्चंस कल कर लिए थे, तो आपको ध्यान होगा 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे हमारे। और अब 21वां क्वेश्चन आपके समक्ष है। आपको मेरी वॉइस क्लियर हो और साथ ही साथ स्क्रीन भी आपको दिखाई दे रही हो तो ज़रा कंफर्म करने का प्रयोग करेंगे ज़रा। बेटा आ रही है स्क्रीन और वॉइस दोनों क्लियर है? चलिए फिर ठीक है। 21वां प्रश्न आपके सामने बेटा देखिए। ये प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए। तो सिंपल सा आपको केवल परिकल्पनाएं लिखनी है। यहाँ पर पोस्टुलेट्स जो होते हैं इनकी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल। तो इसमें जो बोहर मॉडल ने जो परिकल्पना की थी, आपको पता होगा कि पीछे हमने इसी 2024 का जो प्रश्न पत्र जब हल कर रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग वाला है ना, कि कौन सी पुंज, शायद एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का कोई पार्ट था। तो उसमें आया था रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, हमने प्रकीर्णन प्रयोग की बात की थी। तो 1911 में वो रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें परमाणु के बारे में था। तो परमाणु में उन्होंने ये बताया था कि परमाणु के अंदर जो होता है बहुत छोटा सा स्थान होता है, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का स्थान होता है। ठीक है। उसमें हमारे जो उसको जिसको नाभिक बोलते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। ये अ, परमाणु मॉडल दिया था किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल में कुछ बातें ऐसी हो गई थी कि जिससे वो दो चीज़ों की वो व्याख्या नहीं कर पाया। एक तो जो परमाणु है, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम की वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। और दूसरे, परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी वो कुछ बता नहीं पाए थे। कुछ इस तरह की कमियां उसमें रह गई थी। उन कमियों को जरूर पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर फिर समय मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ये कमियां, दो कमियां रह गई थी। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया तो इसमें दो कमियां थी कि रदरफोर्ड इसकी व्याख्या नहीं कर पाए कि परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय कैसे हो जाता है। दूसरा, वो ये भी नहीं व्याख्या कर पाए कि जो है परमाणु जो है स्थायी है। तो उनके मॉडल के हिसाब से परमाणु स्थायी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनका मानना ये था कि वो विभिन्न कक्षाओं में जब चक्कर काटते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है कि आपको पता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से जब क्योंकि त्वरण होता है, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते हुए किसी भी कण में त्वरण होता है, विकेंद्र त्वरण होता है, हम जानते हैं। तो त्वरित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो सीधा सा मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो घूमते घूमते उसकी त्रिज्या कम होती चली जाएगी। ऊर्जा कम होगी तो त्रिज्या कम होगी, और त्रिज्या कम होगी तो वो नाभिक में गिर जाएगा, तो परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा उसके हिसाब से। ठीक है। तो ये सब कमियां रह गई थी। और साथ ही साथ जैसे जैसे त्रिज्या कम होती रहती है, ठीक है, तो उसकी आवृत्ति भी जो है चेंज होती रहती है। और आवृत्ति चेंज होती रहती है तो वो जो उत्सर्जित जो फोटोन होते हैं उनकी आवृत्ति भी बदलती रहती है। यानी कि वो हर संभव त्रिज्या में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, तो हर संभव आवृत्ति का फोटोन वो उत्सर्जित करेगा, जिससे पता चलेगा कि इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होगा, सतत होगा। जबकि नहीं होता है, परमाणु का सतत सतत नहीं होता है, वो रेखीय होता है। तो ये दो कमियां उसमें रह गई थी। तो उसके लिए फिर भाई बोहर ने अपना एक नया मॉडल दिया। तो इस मॉडल की विशेषताएं कि आपको लिखनी है, परिकल्पनाएं लिखनी है, तो क्या लिखेंगे आप? हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल की परिकल्पनाएं, आप इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है। पहले आप लिखेंगे स्थिर कक्षाएं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे कि उसमें था रदरफोर्ड मॉडल में, तो रदरफोर्ड मॉडल से थोड़ा सा अलग हट के इन्होंने बताया कि स्थिर कक्षाएं होती हैं
तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों कुछ विशेष निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करता है, सभी कक्षाओं में नहीं करता, ठीक है। और इन कक्षाओं में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है न अवशोषण करता है, यानी कि ऊर्जाएं अवशोषित भी नहीं करेगा ऊर्जा, और ना ऊर्जा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो इसलिए इन कक्षाओं को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी मतलब स्टेबल ऑर्बिट्स बोलते हैं, स्थिर कक्षाएं बोलते हैं, ठीक है। स्थिर कक्षाएं होती है। तो तो स्थिर कक्षाओं का एक परिकल्पना उन्होंने दी। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कोणीय संवेग का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कोणीय संवेग जो होता है कुछ निश्चित कोणीय संवेग होता है, किसका, इलेक्ट्रॉनों का। हर सतत कोणीय संवेग नहीं होता, मतलब हर संभव कोणीय संवेग नहीं संभव है, ठीक है। कौन सा कोणीय संवेग, कौन कौन सा कोणीय संवेग संभव है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में ही परिक्रमा कर सकता है, केवल उन कक्षाओं में जिनमें इसका कोणीय संवेग जो होता है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। जहां h क्या है, h आप अच्छे से जानते हैं, वो क्या है, प्लैंक नियतांक है, जिसका वैल्यू आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो ये है h प्लैंक नियतांक 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। अब बात आती है कि कोणीय संवेग होता क्या है। कोणीय संवेग आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में मिला है ना, आपको ध्यान होगा। कोणीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग के किसी बिंदु के चारों ओर या किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग किसी कण का क्या होता है, गतिमान कण का होता है। तो रेखीय संवेग के आघूर्ण को बोलते हैं और उसका फॉर्मूला होता है mvr। m क्या है, अगर किसी कण का द्रव्यमान m है, वेग v है, तो संवेग हो गया कितना, mv। संवेग मोमेंटम जानते हैं आप, संवेग mv। और आर त्रिज्या के मार्ग में, जैसे कि ये आर त्रिज्या के मार्ग में अगर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा, mvr, ठीक है। कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये नाभिक है सपोज, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर काट रहा है, कितनी, आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पे चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर त्रिज्या के। m इसका द्रव्यमान है, v इसकी चाल है माना कि, तो mv तो संवेग हो गया, संवेग भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, वेक्टर p इज इक्वल टू mv होता है, जानते हैं आप, ठीक है। तो संवेग का आघूर्ण इसके परितः, केंद्र के परितः क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं mv इंटू इस दूरी ये वाली, ठीक है, इंटू आर, mvr। तो mvr क्या होगा, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, यानी कि mvr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/2 पाई, ठीक है, ये होगा। तो इसका जो आगे इन्होंने बताया, देखिए, परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एल से दिखाते हैं, ठीक है, क्वांटीकृत है, क्वांटीकृत है मतलब h/2 पाई होगा, या 2h/2 पाई होगा, 3h/2 पाई होगा, इसका 1.5 या 1.2 इंटू h/2 पाई नहीं हो सकता है, ठीक है, पूर्ण गुणज होगा मतलब, ठीक है। तो यानी कि कुछ निश्चित मान ही ये ग्रहण कर पाएगा। तो L इज इक्वल टू mvr, जैसे मैंने भी बताया आपको, इज इक्वल टू nh/2 पाई, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r उसकी कक्षा की त्रिज्या, जिस भी कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा की वो त्रिज्या है, ठीक है। तो ये जो है, ये बताया उन्होंने अपना एक दूसरा, ये जो है कोणीय संवेग किसका, क्वांटिक कोणीय संवेग का क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो आगे देखें, एन का वैल्यू 1 2 3, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। पहले कक्षा के लिए 1, दूसरी कक्षा के लिए 2, तीसरी कक्षा के लिए 3। ये सब आप पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण। अब बात आती है कि जैसे रदरफोर्ड ने कहा कि वो तो जो है, रदरफोर्ड के हिसाब से तो क्या था, ऊर्जा का उत्सर्जन हमेशा होता रहता है, क्योंकि वो तो घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, ठीक है। लगातार घूम रहा है तो घूमते हुए वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, क्योंकि उसमें त्वरण है, ठीक है। और इसलिए उत्सर्जन करना चाहिए उसको। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ये कभी ऐसा हमेशा नहीं होता ऊर्जा का उत्सर्जन, केवल कुछ खास जो है, मतलब स्थिर कक्षाओं में जब घूम रहा होता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ऊर्जा का उत्सर्जन कब करेगा, किस कंडीशन में करेगा, वो तीसरी बात इन्होंने बताई कि ऊर्जा का उत्सर्जन केवल तभी करता है परमाणु, ठीक है, जब क्या होता है, उसका कोई इलेक्ट्रॉन क्या करे, वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करे, मतलब एक एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जंप करे। लेकिन ऐसे ही नहीं करेगा, वो कब करेगा, जब उसको बाहर से एनर्जी मिलेगी, कहीं से उसको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। जब एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, परमाणु को, तो क्या करेगा, उसका कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो निचली कक्षा से ऊंची कक्षा में चला जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक्साइटेड हो गया, परमाणु एक्साइटेड हो गया, मतलब उत्तेजित हो गया।
जब उसको बाहर से एनर्जी मिलती है तो उत्तेजित होकर के किसी ऊंची कक्षा में वो चला जाता है। और जब ऊंची कक्षा में जाएगा लेकिन वहां वो देर तक रुकता नहीं है, ठीक है। केवल 10 नैनो सेकंड, 10 की घात -8 सेकंड, याद रख लीजिएगा। 10 की घात -8 सेकंड तक रुकता है, उससे ज्यादा नहीं रुकेगा। उसके बाद वो तुरंत उसे नीचे किसी भी नीची कक्षा में आना होगा। और जब भी वो निचली कक्षा में आएगा, आप ये समझिए, मान लीजिए ये ऊर्जा स्तर है, सपोज एक ऊर्जा स्तर ये है, 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 ठीक है, ठीक है ना। और ये सबसे निचला ऊर्जा स्तर, इसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। ये ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, n=1 अगर मैं लेके चलो, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ से इसको कहीं से एनर्जी मिली, बाहर से एनर्जी मिली, तो ये चला गया, इलेक्ट्रॉन जंप करके माना कि यहाँ चला गया। डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी मिल रही है, कौन से ऊर्जा स्तर तक जाएगा, किसी भी ऊर्जा स्तर में जा सकता है। यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, यहाँ से इसे अब नीचे आना है। नीचे कहाँ आएगा? हो सकता है वो इस वाली कक्षा में आ जाए, हो सकता है इसमें आ जाए, हो सकता है इसमें आ जाए, ठीक है। तो किसी में भी ये जंप करके नीचे आ सकता है। तो ये यहाँ से तुरंत 10 की घात -8 सेकंड के बाद माना कि यहाँ ये आ जाता है, इसको हम संक्रमण बोलते हैं, ठीक है। ये उत्सर्जन संक्रमण हुआ। ये वाला जो ऊपर गया ना, इसने एनर्जी अवशोषित करी, अवशोषित करके इसकी एनर्जी बढ़ गई। हायर एनर्जी, ये लेवल्स हैं, एनर्जी के लेवल्स, ठीक है। ये एनर्जी के लेवल्स है, मतलब ऊर्जा का स्तर है, ठीक है। अलग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऊर्जा का स्तर बढ़ता रहता है। तो ये वाला जो मैंने बताया, जो नीचे से ऊपर जब एनर्जी इसकी बढ़ी है, तो वो अवशोषित किया उसने एनर्जी को। और लेकिन अवशोषण करने के बाद यहाँ तो पहुंच गया इस वाले ऊर्जा स्तर में। माना कि इसका एनर्जी लेवल E2 है, सपोज, और इसका सपोज मैं कहूँ कि निचली एनर्जी लेवल कोई E1 है, सपोज, ठीक है। E1 E2 मतलब इसके संख्या पे मत जाइए। E1 क्या है, E2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, E1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल में ऊपर से नीचे तक कैसे संक्रमण करके आ गए तुरंत ही। तो जैसे ये नीचे आएगा ना, तो इसकी एनर्जी घटेगी, इस इलेक्ट्रॉन की। अब एनर्जी घटेगी तो उस एनर्जी का होगा क्या? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से होना क्या है? वो ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, फोटोन के रूप में बाहर निकल जाएगी। ऐसे फोटोन्स निकल जाएंगे इसके। फोटोन उत्सर्जित करता है, ठीक है। न्यू आवृत्ति का इसने फोटोन उत्सर्जित किया, तो आप जानते हैं इस फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू होती है। तो एच न्यू एनर्जी का फोटोन इसने उत्सर्जित कर दिया, ठीक है। और एनर्जी कितनी कम हुई इसकी? E2 हायर थी और लोअर E1 थी, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। E2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल। E1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल। ये संक्रमण हो रहा है, उत्सर्जन संक्रमण। ये उत्सर्जित कर रहा है क्या? अ, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन इस तरह से करता है। तो इस तरह से ये, अब ये नहीं हो सकता कि ये बीच में देखो किसी खास ऊर्जा स्तर, मतलब ऊर्जा, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा, ठीक है। उसके पास एनर्जी जो है वो निश्चित, ये ऊर्जा स्तर निश्चित है इनके। तो निश्चित है तो सीधी सी बात है, ये जो फोटोन होंगे उसकी एनर्जी, उसकी जो ऊर्जा होगी या आवृत्ति होगी वो भी निश्चित होगी। तो निश्चित आवृत्ति का ही फोटोन उत्सर्जित कर पाएगा। इसलिए जो स्पेक्ट्रम होता है किसका, अपना परमाणु का, वो क्या होता है, वो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। यानी कि वो सतत नहीं होता, सतत मतलब लगातार नहीं होता। हर संभव आवृत्ति के फोटोन उत्सर्जित नहीं करता है परमाणु। वो केवल कुछ कुछ आवृत्ति के ही फोटोनों का उत्सर्जन करता है। इसलिए ये जो है क्या है, ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये कर पाते हैं। तो देखिए क्या लिखना है आपको, लिखना क्या है, मैं तो ये समझा दिया आपको कि क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो लिखना आपने जो है बेटा, इसमें लिखना है, चलिए पहले इसको हटा देते हैं। लिखना आपने यह है, जब परमाणु को कहीं किसी भी कारणवश बाहर से एनर्जी मिल जाती है, तो वह क्या करता है, उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निचली कक्षा, निश्चित कक्षा को छोड़ करके, जिस कक्षा में वो है वहां से छोड़ करके वो क्या हो जाएगा, किसी ऊंची कक्षा में चला जाएगा। डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी उसको मिली। ज्यादा एनर्जी मिली तो और ऊपर जाएगा, ठीक है। कम एनर्जी मिली थोड़ा कम ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो रुकेगा नहीं वहाँ। मैंने कहा केवल वो 10 की घात -8 सेकंड तक रुकता है। और इस स्थिति में जो एक्साइटेड स्टेट है, जो ऊंची कक्षा में चला गया, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है, उत्तेजित अवस्था, तो वहां से उसे नीचे आना तय है 10 की घात -8 सेकंड, लगभग 10 नैनो सेकंड में, ठीक है। तो वो नीचे आएगा 10 की घात -8 सेकंड बाद, तुरंत किसी निचली कक्षा में लौटेगा। और जब वो लौट रहा होगा तो उसकी एनर्जी घटेगी, और जो एनर्जी का जो डेफिसिट आई है, जो कमी आई है उसकी एनर्जी में, ठीक है, उतनी एनर्जी के अंतर के बराबर की ऊर्जा का फोटोन वो उत्सर्जित करेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। और जैसे मैंने बताया आपको, वो फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला है ये, ठीक है।
एच न्यू फोटोन, एच न्यू एनर्जी का जो फोटोन इसने उत्सर्जित किया है वो कितना होगा? अगर E2 हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल ये उसका है जिस पे वो संक्रमित, ऐसे बताया था मैंने, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो E2 से E1 में जंप कर रहा है, तो E2 और E1 का जो लेवल का एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है, जो एनर्जीज का डिफरेंस है इन लेवल में, उस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर के ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करेगा। और फोटोन की ऊर्जा आप जानते हैं एच न्यू होती है, जहां न्यू क्या है? आवृत्ति है फोटोन की। तो एच न्यू अगर आवृत्ति है तो एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इससे आप न्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E2 माइनस E1, यानी कि यह वह आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उस फोटोन की आवृत्ति है जिसका इसने उत्सर्जन किया है, यानी कि उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति। ठीक है, ये होगी, फॉर्मूला याद रखिएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी आपके पास आ सकता है, E2 माइनस E1 अपॉन H इज इक्वल टू न्यू। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा बताइए, उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति बताइए, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, आपको हायर एनर्जी लेवल दे दिया, लोअर एनर्जी लेवल दे दिया। ठीक है, अब प्लैंक नियतांक आपको शुरू में जो पेपर होता है, पेपर के शुरू में दिया रहता है, कॉन्स्टेंट्स दिए रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे दिया रहेगा। और आपको बोला कि भाई जो फोटोन से उत्सर्जित किया बताइए उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो बड़ा सरल से इस पोस्टलेट से आप मतलब ये याद भी रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। तो जैसे मैंने बताया, E1 निचली कक्षा की ऊर्जा है, E2 क्या है? उच्च कक्षा की ऊर्जा, और न्यू उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। 21वां प्रश्न देखिए, 21वां तो देख रहे थे हम, 21वां का अथवा है ये, ठीक है, इसमें भी अथवा है। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण जो है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन होता है आइंस्टाइन का, बहुत फेमस है। इसको जरूर कर लीजिएगा, आएगा, 100% आएगा। ठीक है, आना ही आना तय है, समझे। ठीक है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए तथा इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रयोग में प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता के प्रभाव को समझाइए। ठीक है, ये आपको प्रभाव भी समझाना है। तो तीव्रता का प्रभाव क्या होता है तीव्रता पे, मतलब किस तरह से तीव्रता जो प्रकाश विद्युत धारा जो होती है, जो निकलती है प्रकाश विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की वजह से, ठीक है, उसमें जो प्रकाश विद्युत धारा बनती है उस पर आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति का, और आपतित प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके प्रभाव को भी समझाना है। आपने जब हम रेगुलर क्लासेस ले रहे थे तो शायद हो सकता है मैंने ही शायद इसके बारे में आपको बताया होगा। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको डिटेल में, बल्कि वहाँ एनिमेशन के साथ होगी वीडियो, तो वो एनिमेशन के साथ उसको देखिएगा, बहुत समझ में भी आ जाएगा आपको अच्छे से। तो इसको जरूर देखिएगा आप। देखिए, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, तो सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, पहले तो लिख देंगे, क्योंकि पूछा इतना ही आपको, पूछा है इस क्वेश्चन में ही पूछा है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, तो आपने लिख दिया। क्या है? के मैक्सिमम, के मैक्स जो है ना, ये के मैक्स क्या चीज है? के मैक्स है जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, जितने भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे उत्सर्जित होंगे, उनमें अधिकतम ऊर्जा का प्रकाश इलेक्ट्रॉन, अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा के मैक्स है। ठीक है, या हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या एम क्या है? द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ही है वो भी, लेकिन वो फोटो मतलब प्रकाश की वजह से बाहर निकला है, इसलिए उसका नाम हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, लेकिन सारे प्रॉपर्टीज उसके वही हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की होती है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। वी मैक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनों की, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनका अधिकतम वेग है ये। ठीक है, तो आप जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा, तो आपको के मैक्सिमम निकालनी है तो वी भी मैक्सिमम लोगे। ठीक है, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। न्यू और न्यू जीरो, न्यू क्या आप जानते हैं? आवृत्ति होती है, फोटोन की आवृत्ति, जो आपतित प्रकाश है, ठीक है, उसकी आवृत्ति है, जो प्रकाश आपतित हो रहा है धातु के पृष्ठ पर, उसकी आवृत्ति न्यू है। ठीक है, और न्यू जीरो क्या है? जिस धातु पर वो आपतित हो रहा है। चलिए थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। वैसे आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, आप समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये माना कि कोई पृष्ठ है बेटा, ठीक है, ये धातु का कोई पृष्ठ है, और यहाँ पर प्रकाश आपतित हो रहा है, इस तरह से प्रकाश आ रहा है यहाँ पर। जैसे प्रकाश आएगा तो यहाँ से क्या होगा? अगर ये उचित आवृत्ति उचित तीव्रता का प्रकाश है, ठीक है, मतलब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का ही प्रकाश है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इसमें जो ये उत्सर्जित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग अगर वी मैक्स है, ठीक है, और ये जो धातु है जिस जिस भी पृष्ठ पर ये पड़ा है, इसका देहली आवृत्ति बोलते हैं न्यू जीरो। ठीक है, देहली आवृत्ति क्या होती है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा।
ठीक है, यहाँ पर पूछा नहीं है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देहली आवृत्ति क्या है? किसी भी धातु के लिए देहली आवृत्ति अलग-अलग धातु के लिए अलग-अलग होती है। किसी धातु के लिए देहली आवृत्ति क्या होती है कि उस पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, जिससे वो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। ठीक है, अगर इससे कम आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा, न्यू जीरो से कम आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता, चाहे जितनी देर तक प्रकाश डाल लो, घंटों तक भी डाल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो न्यू जीरो क्या है? देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होती है? वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो क्या करे, किसी धातु के पृष्ठ से क्या करा सके, इलेक्ट्रॉनों का, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, वो उस धातु के लिए उसकी देहली आवृत्ति कही जाती है। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है, सबके लिए एक ही नहीं होगी। ठीक है, तो देहली आवृत्ति हो गई, ये वाला क्या हो गया, आपतित प्रकाश की आवृत्ति हो गई। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो लिख दिया आपने। के क्या है? के मैक्स मैंने बता दिया आपको, अधिकतम गति ऊर्जा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की। एम क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। न्यू क्या है? आपतित फोटोन की आवृत्ति है। ठीक है, या आप कह सकते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रकाश में, प्रकाश आपतित होता है मतलब प्रकाश में क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो, तो फोटोन फोटोन आपतित हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, न्यू जीरो क्या है? धातु की देहली आवृत्ति है। एच क्या है? प्लैंक का नियतांक है। ठीक है, इतना आपने बता दिया, इतना लिख देना आपने, तो आपका पहला जो पार्ट है इसका, इसका आंसर इतना ही, बस इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी चीजें मैंने समझाई आपको, वो आप मतलब एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ सकते हैं, पढ़ना है ही वो, इसलिए पढ़ना है कि कोई जरूरी नहीं कि यही सवाल आपके पास कोई और क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपको पूरी समझ पे आधारित हो, तो आपको पूरा सिलेबस में है तो पूरा ही समझना पड़ेगा उसको, तो पूरा समझिएगा इसको। ठीक है, आइंस्टाइन के अनुसार क्या होता है, प्रकाश जो ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा यानी कि फोटोन, प्रकाश जो होता है ऊर्जा क्वांटम के रूप में होता है, प्रकाश की ऊर्जा क्वांटम के रूप में होती है, आप जानते हैं। ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं जिनको फोटोन बोलते हैं हम। उसकी एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू, जहाँ न्यू क्या है? न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। आवृत्ति, न्यू आवृत्ति का प्रकाश होगा तो उसके एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? एच न्यू। तो सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर अधिक आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा तो उसके उसके प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, हर एक फोटोन, ऐसा नहीं अलग अलग फोटोन की ऊर्जा अलग अलग नहीं होती, सारे फोटोन की ऊर्जा एक ही होती है। ठीक है, अगर किसी खास आवृत्ति का प्रकाश पड़ रहा है ना, ठीक है, तो उस आवृत्ति के प्रकाश में क्या होगा, जितने भी फोटोन होंगे, सारे के सारे फोटोन, सबकी एनर्जी यही होगी, कितनी? ई इज इक्वल टू एच। ठीक है, आवृत्ति बढ़ जाएगी तो हर एक फोटोन की एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ये होता है। ठीक है, जब न्यू आवृत्ति का फोटोन धातु की सतह पर गिरता है तो यह अपनी संपूर्ण ऊर्जा एच न्यू क्या करता है, सारी की सारी एनर्जी किसको दे देगा? उस पृष्ठ के अंदर, धातु के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, बांटेगा नहीं, एनर्जी को बांटता नहीं है वो। ठीक है, फोटोन किसी एक को ही देगा। ठीक है, एक को दिया उसने और खुद का उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, वो तो हो गया खत्म। अब जिसको उसने एनर्जी दी है ना, वो उस एनर्जी का क्या करेगा? उस एनर्जी को दो पार्ट में यूज होगी। क्या पार्ट में यूज होगी? एक तो वो कुछ एनर्जी तो वो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने तक, ठीक है, जो मतलब बाहर आने तक एनर्जी वेस्ट करेगा अपनी। ठीक है, उतनी ऊर्जा उसे बाहर आने में लग जाएगी। बाकी एनर्जी का क्या होगा? बाकी एनर्जी उसी के अंदर रहेगी, किस रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में, जो कि आपके सामने है। ठीक है, मतलब समझिए आप कि सपोज करिए 100 जूल की एनर्जी थी फोटोन के अंदर। अब उस 100 जूल की एनर्जी फोटोन ने किसको दे दी? धातु के पृष्ठ के अंदर गया, किसी इलेक्ट्रॉन को दे दी 100 जूल। अब 100 जूल उसके पास आ गई। अब हो सकता है उसको, अगर माना कि वो न्यूनतम एनर्जी अगर लेता है, न्यूनतम एनर्जी कहाँ क्या करने के लिए? बाहर निकालने के लिए, और वो न्यूनतम एनर्जी सपोज 20 जूल है, तो 20 जूल तो वो बाहर निकलने में ही खर्च कर देगा। ठीक है, अब बाकी के 80 जूल रह गए ना उसके पास, तो 80 जूल क्या है? उसकी गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अब सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं धातु के पृष्ठ से, सबकी एनर्जी बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती बराबर? कोई बहुत अंदर से आता है बाहर, तो उसको ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है बाहर निकलने में। कोई बिल्कुल सतह से आ रहा है तो उसको कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर निकल रहे होते हैं, जो बाहर निकलते उत्सर्जित होते हैं इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से, ठीक है, उन सबकी एनर्जी अलग 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 होती है। ठीक है, अब ये जो बात करें के मैक्स या हाफ हाफ एम वी मैक्स की, ठीक है, वी वी मैक्स स्क्वायर, ये क्या है? ये उन सभी इलेक्ट्रॉनों में से जो सबसे अधिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है। ठीक है, के मैक्स इसका मतलब ये। तो दो भाग में खर्च होती है, मैंने बताया, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, जिसको हम बोलते हैं कार्यफलन, न्यूनतम ऊर्जा। कार्यफलन भी याद कर लीजिएगा, कार्यफलन क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा किसी धातु के लिए, वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्या करती है, जो जिससे वह धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, उसको बोलते हैं हम क्या? उसको, उस धातु का कार्यफलन। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग कार्यफलन होता है। कार्यफलन डिपेंड किस पे करेगा? न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या है? देहली आवृत्ति। ठीक है, एच न्यू जीरो, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला देखिए आप। ठीक है,
फॉर्मूला देख पा रहे हैं? फाई इज इक्वल टू एच न्यू जीरो, फाई से दिखाते हैं जनरली, या डब्ल्यू से भी दिखाते हैं, कभी 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 डब्ल्यू से भी दिखाते हैं इसको। निकले हुए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स के रूप में, ठीक है। तो मतलब कुछ पार्ट तो बाहर निकलने में लग जाएगा कार्यफलन के रूप में, और बाकी शेष क्या है उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में रह जाएगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट में ये डिवाइड होगा। अब मैं मतलब इसको सिद्ध मतलब हल करके बता रहा हूँ पूरा आपको। तो एच न्यू एनर्जी थी उसकी, देखिए एच न्यू थी ना उसकी एनर्जी, जो आया फोटोन, उसमें क्या हुआ फाई, तो ये तो कार्यफलन है, तो धातु के पृष्ठ से उसको बाहर निकालने तक जो है ये व्यय हो गया, और बाकी उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में रहा के मैक्स, ठीक है। तो फाई का वैल्यू आपको पता है एच न्यू जीरो होता है प्लस के मैक्स, तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, एच के मैक्स बराबर क्या होगा, एच न्यू जीरो को मैं उधर ले लूँ, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। न्यू जीरो दहली आवृत्ति बता दिया था हमने। के मैक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, तो एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू जीरो बन गया, ठीक है। यही इक्वेशन हमने बनाई थी पीछे, ठीक है। तो कैसे बनी वो भी मैंने आपको बता दी किस तरह से बनी है, हालांकि ये बताना नहीं, इस क्वेश्चन में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज उसमें पूछी थी कि प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता का। तो आवृत्ति का प्रभाव समझिए। आवृत्ति मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आवृत्ति जो होती है न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए, एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर पड़ेगा किसी धातु पे, धातु के पृष्ठ पे, तो जो उसकी देहली आवृत्ति है उससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालोगे, न्यू जीरो से कम डालोगे, तो कभी भी वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर पाएगा, ठीक है। चाहे मर्जी जितनी तीव्रता का डालो, चाहे जितने घंटों तक डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो आवृत्ति क्या होनी चाहिए, दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश पड़ना चाहिए, तभी जा करके वो क्या होगा। देखिए यहीं से देख पता चल जाएगा, न्यू का वैल्यू बढ़ेगा, अगर ये न्यू का वैल्यू बढ़ेगा बेटा, तो क्या होगा, इस एच न्यू माइनस न्यू जीरो का वैल्यू बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो के मैक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब बताइए जरा मुझे, अगर आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक होगी तो क्या होगा, बोले कोई। आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने से क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी बताइए बेटा, फटाफट, जल्दी क्विक, क्विक आंसर दीजिए। नहीं कोई बता पा रहा है। अगर आवृत्ति हमने ये बढ़ा दी, आवृत्ति न्यू बढ़ा दिया, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है न्यू, ये बढ़ा दिया, तो इस फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू जीरो का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा, तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऊर्जा बढ़ जाती है, याद रखिएगा, एक प्रभाव तो ये देखिए, प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिसे धातु की देहली आवृत्ति, मैंने अभी बार बार जिक्र आ गया इसका, तो मुझे लग रहा है याद हो गया होगा आपको, ठीक है। यदि न्यू का वैल्यू जो आप, ये न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और न्यू जीरो क्या है, उसके धातु के पृष्ठ के लिए देहली आवृत्ति। अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपने डाला, तो कोई प्रकाश विद्युत धारा नहीं मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। कोई चाहे तीव्रता कितनी भी डाल लो, और समय समय भी लिख सकते हैं आप, चाहे कितनी देर तक डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब न्यू का वैल्यू न्यू जीरो से ज्यादा होगा, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। चौथी चीज, आवृत्ति बढ़ाने पर मैंने भी बताया इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा बढ़ती है, तो इस इक्वेशन से ही आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें, यही लिखना है बस आपने, ठीक है। परंतु गति ऊर्जा अधिकतम बढ़ जाती है, परंतु तीव्रता समान होने पर, ठीक है। तीव्रता नहीं बदलनी आपने, तीव्रता नहीं बदलेंगे, केवल आवृत्ति में, या जब जब हम इस प्रभाव को देख रहे हैं ना किसका, प्रकाश विद्युत धारा का पर आवृत्ति का प्रभाव देखेंगे, तो आप तीव्रता को फिक्स रखेंगे, ठीक है। तीव्रता फिक्स रखी, आवृत्ति बढ़ाओगे तो क्या होगी, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी इसकी जी, धारा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। धारा नहीं बढ़ती इसकी, याद रख, प्रकाश विद्युत धारा नहीं बढ़ती है किससे, आवृत्ति बढ़ाने से कभी नहीं बढ़ेगी प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। केवल एनर्जी बढ़ती है, उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ जाएगी, धारा नहीं बढ़ेगी, ठीक है, याद रखना इसको। निष्कर्ष हुआ, निष्कर्ष एक शॉर्ट में लिख सकते हैं, प्रकाश की आवृत्ति उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को प्रभावित करती है, आवृत्ति बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है, परंतु धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा चीज हमको बताया, दूसरा क्वेश्चन था उसी के अंदर, प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव। अब जब तीव्रता का प्रभाव देख रहे हैं तो आवृत्ति का प्रभाव, आवृत्ति को आप छेड़ेंगे नहीं, आवृत्ति को फिक्स रखेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक वीडियो है बेटा, आप देख लीजिएगा, फोटोइलेक्ट के फैक्ट पे आधारित एक वीडियो है, और मुझे डेट याद नहीं पर है, ठीक है। तो मैंने ही आपको बताया होगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें पूरा एनिमेशन के साथ में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप और अच्छे से समझ पाएंगे। प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव, तीव्रता बढ़ाने का अर्थ हुआ कि प्रति सेकंड, अच्छा तीव्रता बढ़ती है तो क्या होता है पता है आपको, तीव्रता जब प्रकाश, जो प्रकाश आ रहा है ना, उस प्रकाश की जो उसके फोटोन है, उसके फोटोन में एनर्जी है, एनर्जी तो डिपेंड करती है आवृत्ति पे, लेकिन उनकी जो संख्या है किस पे, क्या कहते हैं, प्रति सेकंड संख्या किसकी, फोटोनों की संख्या, ठीक है। अगर तीव्रता बढ़ाओगे किसी पृष्ठ पर, वो अधिक तीव्रता का प्रकाश डालोगे ना, तो क्या होगा, फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, फोटोनों की एनर्जी नहीं बढ़ती, एच न्यू नहीं बढ़ेगा, संख्या बढ़ जाएगी। अब संख्या बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल पाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो धारा बढ़ेगी, सीधी सी बात है।
बात समझ में आ रही? तो तीव्रता बढ़ाने का अर्थ है कि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों पर प्रति सेकंड अधिक फोटोन का गिरना पृष्ठ पर, और अधिक फोटोन गिरेंगे तो क्या होगा? अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने का मतलब 1 सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, मतलब 1 सेकंड में ज़्यादा आवेश बाहर निकलेगा, तो मतलब ज़्यादा धारा होगी, ठीक है? प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है इससे। तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा नहीं बढ़ती, गति ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपने आवृत्ति को तो छेड़ा ही नहीं, आवृत्ति तो वही है। आवृत्ति वही होगी तो क्या होगा? तो एनर्जी तो बढ़ी नहीं, एच न्यू का वैल्यू तो बढ़ा ही नहीं। एच न्यू नहीं बढ़ा तो के मैक्सिमम कैसे बढ़ जाएगा? फॉर्मूले के हिसाब से भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है? केवल उनकी संख्या बढ़ती है, लेकिन एनर्जी नहीं बढ़ती, याद रखना, ठीक है? लेकिन ये सब भी तभी होगा जब इसमें पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश होगा। आपको पता है, दहलीय आवृत्ति से कम का प्रकाश डालोगे, चाहे मर्जी जितनी तीव्रता का डालो, वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते, ठीक है? इसके लिए कंडीशन वो भी है साथ में। आवृत्ति का वैल्यू न्यू जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का। आपतित जो फोटोन है उसकी आवृत्ति न्यू जीरो, यानी कि उस पृष्ठ के लिए जो दहलीय आवृत्ति उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये सब होगा, वरना नहीं, ठीक है? तो निष्कर्ष निकला, प्रकाश की तीव्रता क्या है? धारा की मात्रा को प्रभावित करती है, ऊर्जा को नहीं, ठीक है? लेकिन कब? जब जो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वह दहलीय आवृत्ति से अधिक होगी, तो वरना नहीं होगा, ठीक है? तो ये सब आप लिखेंगे, बस दैट्स इतना करना, ठीक है? 22वां क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट इसका। ये क्वेश्चन है, नीचे दी गई नाभिकीय विक्रिया उच्च ताप तथा दाब पर होने वाली एक नाभिकीय प्रक्रिया का उदाहरण है। इस नाभिकीय प्रक्रिया को पहचानिए तथा परिभाषित कीजिए, इसका महत्व भी बताइए, ठीक है? नाभिकीय प्रक्रिया आपके पास जो है ना, एक नाभिकीय विखंडन है और एक नाभिकीय संलयन है। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें तो क्या होता है, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है किसी भारी तत्व पे। दोनों पढ़ लीजिएगा आप, दोनों, क्योंकि दोनों में कुछ भी आ सकता है आपके पास, ठीक है? नाभिकीय विखंडन भी पूछा जा सकता है, नाभिकीय संलयन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये नाभिकीय संलयन है। संलयन और विखंडन में अंतर समझ लीजिए, ठीक है? नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन को टारगेट किया जाता है किसी भारी नाभिक पे, ठीक है? जैसे यूरेनियम पे कर दिया, यूरेनियम 235 पे कर दिया, तो क्या होता है, यूरेनियम का विघटन हो जाता है, वो अपेक्षाकृत दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है? तो भारी नाभिक का आ, क्या होता है, हल्के अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूटना जो होता है, वो क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में, ठीक है? इसका एक दो एग्जाम्पल इसके हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है आपके पास, वो क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, नाभिकीय भट्टी, ठीक है? नाभिकीय भट्टी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है? और परमाणु बम भी इसका एग्जाम्पल है, परमाणु बम में भी यही होता है, ठीक है? तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं उसमें। उसमें एनर्जी बहुत सारी निकलती है, ठीक है? लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, लगभग 1 ग्राम का यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम का अगर विखंडन करेंगे, लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल जाती है उससे, बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। वो नाभिक विखंडन है। लेकिन नाभिकीय संलयन में क्या होता है, इसमें भारी नाभिक नहीं है, इसमें देखें हल्के नाभिक हैं। वैसे आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि उच्च ताप और उच्च दाब पर होने वाली नाभिकीय प्रक्रिया, तो उच्च ताप और उच्च दाब पर जो प्रक्रिया होती है नाभिकीय प्रक्रिया, वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन मतलब जोड़ना, ठीक है? और विखंडन मतलब, फिशन मतलब टूटना, ठीक है? तो फिशन नहीं है, ये फ्यूजन है। क्या हो रहा है, देखिए 1H1, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन कह सकते हैं आप इनको, ठीक है? चार प्रोटॉन मिल करके हीलियम का नाभिक बना रहे हैं। प्रोटॉन तो अपने आप में हल्के हैं ना, ठीक है? ये हल्के हैं। ये हाइड्रोजन का नाभिक है एक्चुअली, ये हाइड्रोजन का नाभिक। हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ये तो होता है हाइड्रोजन में। तो इलेक्ट्रॉन हटा दो तो नाभिक नाभिक रह जाएगा। तो ये चार, ये जुड़ करके बहुत हल्के नाभिक हैं, ये जुड़ करके हीलियम का नाभिक, ये भी हल्का ही है लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा भारी है। तो ये प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन, इससे आप समझ जाइएगा, ठीक है? बहुत हल्के नाभिक जो होते हैं, कुछ हल्के नाभिक क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके क्या होते हैं, वो एक अपेक्षाकृत थोड़ा सा भारी नाभिक, ठीक है? भारी तो बहुत बड़ा नहीं, हल्का थोड़ा सा भारी, उनकी अपेक्षा अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है? इसमें भी बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है, ठीक है? प्रति न्यूक्लियन जो ऊर्जा निकलती है वो काफी ज्यादा होती है। नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया होती है उसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, प्रति न्यूक्लियन एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। दिखने में कम दिख रही है, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता रखा है इसमें, लेकिन ये प्रति न्यूक्लियन अगर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें चार ही न्यूक्लियन है इसमें,
है ना? 4 ही न्यूक्लियन तो हैं इसमें। हाइड्रोजन के 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 नाभिक हैं, तो 4 न्यूक्लियन हैं इसमें, ठीक है? तो 4 न्यूक्लियनों से 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली है, तो 4 से डिवाइड करो तो प्रति न्यूक्लियन कितनी हो गई? लगभग काफ़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है? तो इतनी बड़ी एनर्जी इसमें निकलती है। इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब इन्होंने नाम नहीं दिया, लेकिन इससे इसी से परिभाषा इसकी देनी है और इसको समझाना आपने। नाभिकीय प्रक्रिया और इस नाभिकीय प्रक्रिया को पहचानिए और परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा देंगे किसकी? नाभिकीय संलयन की। तो संलयन की तो अत्यधिक उच्च ताप और उच्च दाब पर होने वाली जो नाभिकीय प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। फ्यूजन का मतलब जोड़ना होता है, फिशन का मतलब टूटना होता है, याद रखिएगा, ठीक है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या है ये प्रक्रिया? समझिए। जब 2 या अधिक, 2 से अधिक हल्के नाभिक अत्यधिक ताप, कितना बड़ा ताप होता है देखिए, ये ताप है 10 की घात 7 से लेकर के 10 की घात 8 केल्विन का बहुत बड़ा ताप। यह पृथ्वी पे था संभव नहीं है। अर्थ पर यह संभव नहीं है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है? अर्थ पे इस तरह की मतलब अ, इस तरह का इतना बड़ा ताप अर्थ पर नहीं है हमारे, ठीक है? तो अगर यहाँ पर नाभिकीय संलयन की घटना को अंजाम देना हो तो हमें आर्टिफिशियली करना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए बहुत बड़ी एनर्जी, इतना बड़ा ताप लाना और इतना, और बहुत बड़े दाब पे भी होता है, बहुत बड़े उच्च दाब भी चाहिए, ठीक है? इतना बड़ा ताप पृथ्वी पर संभव नहीं है, तो उसके लिए हमको फिर क्या करना पड़ेगा? एटम बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? और एटम बम से इतनी एनर्जी क्रिएट करके तब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कराई जा सकती है, ठीक है? तो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक अत्यधिक ताप और उच्च दाब पर आपस में संयोजित होते हैं, ठीक है? मिलते हैं, ठीक है? एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है? और इस प्रक्रिया में क्या होता है? बहुत ऊर्जा हमको मिलती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा इस प्रक्रिया में निकलती है। इस घटना को, इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिक का द्रव्यमान जो होता है, क्या होता है? संलयित होने वाला है, मतलब जो जोड़े जोड़े जा रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं ना, ये नाभिक जोड़ रहे हैं और ये जोड़ करके इसको बना रहे हैं। तो इसका जो द्रव्यमान होगा, जो बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है हमारा, ठीक है? जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसका जो द्रव्यमान है, इसके द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है? कम होता है। संलयित होने वाले नाभिकों के टोटल द्रव्यमान हम करेंगे, उसकी अपेक्षा इसका द्रव्यमान कम होगा। तो यानी कि द्रव्यमान की क्षति हो रही है। द्रव्यमान की क्षति जो होती है, द्रव्यमान की जो कमी होती है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा था आइंस्टाइन का, कल भी बताया था मैंने आपको, है ना? आइंस्टाइन का जो प्रिंसिपल था कि डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा अगर मास है तो मास से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी? अगर डेल्टा एम का वैल्यू मैं 1 किलोग्राम करूँ तो सी का वैल्यू तो आप जानते हैं, प्रकाश की चाल है निर्वात में 3 गुणा 10 की घात 8, तो उसका वर्क करोगे तो 9 गुणा 10 की घात 16 हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम से 9 गुणा 10 की घात 16 जूल की एनर्जी निकलेगी। 1 किलोग्राम की क्षति होती है तो। इससे द्रव्यमान की क्षति होगी तो उतनी ऊर्जा बाहर निकलेगी, ठीक है? तो द्रव्यमान की क्षति होती है, क्यों? कि जो नाभिक जो जुड़े हैं आपस में, उनका द्रव्यमान और जो बना हमारे पास हीलियम बना, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? कम हो जाता है। हीलियम का द्रव्यमान कम हो जाता है, तो द्रव्यमान की कमी हो गई और द्रव्यमान कम हुआ तो क्या हुआ? एनर्जी का में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो एनर्जी, बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है इसमें, ठीक है? तो ये आप इसका बता देंगे इस तरह से। और आगे पूछा आपको, इसका महत्व भी बताना आपने, महत्व क्या है इसका? तो नाभिकीय संलयन का महत्व आप जानिए, बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है? सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत है ये। सूर्य में एनर्जी होती है ना, सूर्य में एनर्जी, ठीक है? या तारों में जो एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सूर्य जो है, बोलते हैं कि ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत तो सूर्य ही है ना? सूर्य से तो मिलता है हमको ऊर्जा। तो ऊर्जा जो उत्पन्न होती है सूर्य में, वो इसी से होती है, नाभिकीय संलयन की घटना से होती है। अब आप बोलोगे नाभिकीय संलयन कहाँ से होता है? नाभिकीय संलयन वहाँ पे सूर्य में ऐसे होता है कि सूर्य का जो द्रव्यमान है उसमें 90% वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है? बाकी 10% में और सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? और इतना बड़ा ताप वहाँ सूर्य के सेंटर में है, अंदर अंदर की जो परत है उसकी, उसमें बहुत बड़ा ताप होता है, लगभग 10 की घात 7 केल्विन से बड़ा का ताप होता है, जिसमें नाभिकीय संलयन की घटना बड़े आराम से हो जाती है, ठीक है? वहाँ पर जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वहाँ पर इतने बड़े ताप पर हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन तो नाभिकीय अवस्था में रहेगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े ताप पर इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएँगे, है ना? और हाइड्रोजन में आप जानते हैं, एक नाभिक के भीतर एक प्रोटॉन होता है ना? और क्या कहते हैं, नाभिक के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, हाइड्रोजन में यही होता है ना? यही होता है ना, 1 H1, यही तो है ना, उसका फ़ॉर्मूला। तो
अब वो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, तो नाभिक रह गया, किसका? हाइड्रोजन का नाभिक रह गया। अब ये नाभिक क्या करते हैं, इनमें वहाँ पे इतना बड़ा टेम्परेचर होता है, तो उनका एनर्जी भी, उसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या हुआ, बहुत तीव्र वेग से वो गति करके आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ करके वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। हीलियम में कन्वर्ट होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी वो निकालते हैं। तो वहाँ तो इतना सारा हाइड्रोजन, तो वो क्या होगा, बहुत सारा जो है एनर्जी का स्रोत बनता है। ठीक है, नाभिक के संलयन की प्रक्रिया से ही वहाँ सूर्य में जो एनर्जी है, जो तारों में जो एनर्जी है, जो इतनी एनर्जी पूरे मतलब हमारे पृथ्वी को दे रहा है, तो वो इसी से दे रहा है, नाभिक संलयन की प्रक्रिया से दे रहा है। अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन, बहुत कम द्रव्यमान से बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मैंने बताया। अगर द्रव्यमान क्षति होती एम की, डेल्टा एम, बल्कि बेटर है डेल्टा एम लिखें हम। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम की अगर होती है, तो एनर्जी कितनी निकलेगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। इसमें नाभिकीय अपशिष्ट, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, और जो जैसे नाभिक विखंडन वगैरह होता है ना, नाभिक विखंडन की घटना में भी एनर्जी निकलती है, लेकिन वहां पे जो है ना, वो निकलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, जो कि हमको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उनको फिर दफनाना पड़ता है कहाँ, जमीन के अंदर गाड़ करके, ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और इसमें कोई इस तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकलता है नाभिक संलयन की प्रक्रिया में। लेकिन जैसे मैंने बताया, पृथ्वी पे तो संभव ही नहीं है। पृथ्वी पे ये संभव नहीं है, नाभिकीय संलयन की घटना। ठीक है, क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इतना बड़ा ताप नहीं होता है, इतना बड़ा दाब नहीं होता है पृथ्वी पे। ठीक है, अगर हो जाए तो फिर तो समझो कि ऊर्जा ही ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि समुद्र के जल में जो है ना, बहुत सारे ड्यूट्रियम है ना, 1s2 भारी जल है ना। तो वो संलयित होके, अगर वो उनका संलयन कर दिया जाए हीलियम में, तो क्या होगा, वो बहुत सारी एनर्जी निकल जाएगी। लेकिन इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए दिक्कत है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन से ही हाइड्रोजन बम बहुत डेंजरस है उसके मुकाबले। जो हमारा एटम बम है उसके मुकाबले हाइड्रोजन बम बहुत डेंजरस है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है, वो नाभिकीय संलयन का उदाहरण आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, भविष्य की ऊर्जा तकनीक, अब यही वैज्ञानिक यही लगे हुए हैं कोशिश में कि भाई किसी तरह से ये जो है पृथ्वी पर अगर ये फ्यूजन पॉसिबल हो पाया, नाभिकीय संलयन पॉसिबल हो पाया, तो ऊर्जा की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर समुद्र के जल में बहुत सारा ड्यूट्रियम हमारे पास है, भारी जल है। ठीक है, तो उससे संलयित करके, उसको संलयन करके उनका क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी बना सकते हैं। तो ये बस आपने लिख देना है, 3 4 5 पॉइंट जितने भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा नाभिकीय संलयन का महत्व। प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं बेटा। देखिए, किसी पीएन संधि, 23वां प्रश्न है, पीएन संधि डायोड दृष्टकारी परिपथ में निवेशी वोल्टेज तथा निर्गत वोल्टेज का तरंग रूप निम्नवत है। देखिए क्या क्या निम्नवत दे रखा है आपको। देखिए, ये निवेशी वोल्टेज है। निवेशी मतलब जो उसमें इनपुट लगाया आपने, इनपुट वोल्टेज ये दिया आपने। क्या है आपको दिख रहा है, एसी है ना, तो एसी वोल्टेज है। ये जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, फिर घट के जीरो हो रहा है, फिर ये विपरीत दिशा में मैक्सिमम होकर फिर जीरो हो रहा है, फिर यहाँ इस फिर वापस है। ये सब पूरा साइकिल बन रहा है एसी का ना, 1.5 साइकिल दिखा रखा है। तो इस तरह से चल, तो इन्वेसिव वोल्टेज तो एसी लगा दिया उन्होंने इस पे। ठीक है, और निर्गत वोल्टेज ये हो गया। देखिए, जो इसका ये वाला था, ये तो पॉजिटिव ही मिला, लेकिन जो इसका नेगेटिव वाला साइकिल था ना, हाफ साइकिल, वो भी पॉजिटिव बना दिया इसने, और ये फिर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, यानी कि सारे साइकिल मिल रहे हैं आपको। नेगेटिव साइकिल में भी इसको मतलब आउटपुट मिल रहा है, और जो पॉजिटिव साइकिल में तो आउटपुट मिल ही रहा है, लेकिन ये नेगेटिव वाला जो था हमारा इनपुट, उसमें भी जो आउटपुट मिला वो पॉजिटिव हो गया। तो सीधा सा मतलब ये क्या है, ये एक दृष्टकारी तो है ही है, लेकिन ये दोनों साइकिल, मतलब नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव वाला, दोनों साइकिल का ये हमें वोल्टेज दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। अगर ये एक ही साइकिल दे रहा होता, सपोज ये वाला देता, लेकिन ये वाला नहीं, उस वाले में हमारे पास कोई वोल्टेज नहीं आता, और ये वाला फिर देता पॉजिटिव वाला, तो फिर ये हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाता, अर्ध तरंग दृष्टिकारी हो जाता। ठीक है, तो ये कह रहे पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी परिपथ में निवेशी वोल्टेज तथा निर्गत वोल्टेज का तरंग रूप निम्नवत है, और बताना तो ये किस प्रकार का दृष्टिकरण है, आप बताइए किस तरह का है, बताइए फटाफट बोलो, किस तरह का बेटा ये? हाफ वेव, फुल वेव? हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी? बताओ। 3 नंबर का सवाल है, बहुत छोटा सा, देखो। और साथ में तुमने पीएन संधि डायोड परिपथ का आरेख खींचना है, बस आरेख ही खींचना है, बाकी कुछ पूछा ही नहीं, इतना ही कर रहे। बताना है कि ये कौन सा है, कौन सा है ये? अरे कौन सा है ये है फुल वेव रेक्टिफायर। क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। ठीक है, इतना बताना आपने खाली। दिए गए चित्र में निवेशी इनपुट वोल्टेज साइन तरंग है। ठीक है, साइन वेव है, जिसमें ए क्या है, धनात्मक चक्र अर्ध चक्र है, और बी ऋणात्मक अर्ध चक्र है। ठीक है ना, ये जैसे दे रखा है उसमें। और निर्गत में क्या है,
ए बी ए सारे के सारे क्या हो गए, ऊपर चले गए, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए सारे के सारे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये फुल वेव रेक्टिफायर अथवा ये पूर्ण तरंग दृष्टिकरण है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रहा है। और कैसे होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इसके लिए परिपथ आपको बनाना है। सिर्फ परिपथ देखिएगा, परिपथ ऐसे बनता है इसका, परिपथ ऐसे बनेगा इसका। क्या हो रहा है, जो इनपुट बताया था ना उन्होंने, इनपुट अभी वो यहाँ लगाया उन्होंने, एसी इनपुट यहाँ लगा दिया। किसमें, ट्रांसफॉर्मर है ये, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर की एक कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल जानते हैं ना, ये प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली। और ये सेकेंडरी कॉइल है, ये वाली। ठीक है, दूसरी वाली। तो प्राइमरी कॉइल में क्या लगाया, जो इनपुट है वो यहाँ डाल दिया, जो इस तरह का बना रखा था उन्होंने। कैसे बना रखा था उन्होंने, देखो तो ये बना रखा था, ये ऐसे था, और फिर ये ऐसे था ए, फिर ये नीचे था, फिर ये था, ऐसा था ना, ये था। और यहाँ जो आउटपुट मिल रहा है वो आपको ऐसे मिल रहा है, जैसे उन्होंने बताया अभी, ये ऐसे आउटपुट है, ये आउटपुट है। आउटपुट वोल्टेज हमको दोनों जो दोनों जो वो हैं, दोनों साइकिल हैं, मतलब पॉजिटिव साइकिल में भी तो पॉजिटिव ही रह रहा है, लेकिन नेगेटिव साइकिल को भी ये पॉजिटिव बना दे रहा है। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। मतलब आपने व्याख्या नहीं करनी इस क्वेश्चन में, आपने केवल ये बताना है कि ऐसा बनेगा, बना के दिखा देना बस। ठीक है, अगर ये बोले कि व्याख्या भी कीजिए तो फिर व्याख्या करिए। क्या है, इसमें दो डायोड लगते हैं, एक डायोड ये लगा, एक डायोड ये लगा, दो डायोड लगे। डायोड वन, इसका नाम दे देते हैं चलिए, ये डायोड वन D1 है, डायोड वन है, और ये डायोड टू है। ठीक है, डायोड टू D1 है, D2। तो दोनों डायोड के जो पी टर्मिनल्स हैं उनको कंबाइन कर दिया आपने। ये देखो किससे जोड़ दिया, इस सेकेंडरी कॉइल का एक टर्मिनल से जोड़ दिया, और दूसरे का पी सेकेंडरी कॉइल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया। अब आपने जो जो ट्रांसफार्मर है उसका जो वो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है, उसमें मध्य निष्कास वाली चाहिए, मतलब सेंट्रल सेंट्रल टैपिंग वाली। तो सेंटर से ये निकलेगा। ठीक है, ये बाहर, ये कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ये ऐसे दिखा रखा ना, ऐसे उठा हुआ, तो ये कनेक्शन नहीं है ये। ठीक है, कनेक्ट नहीं हो रखा, तार ऊपर से निकल रखी है। और यहाँ से इसको जोड़ दिया आपने, ये तो अर्थ कनेक्शन कर दिया, यहाँ अर्थ कनेक्शन हो गया। और यहाँ जोड़ दिया आपने, कहाँ, यहाँ जोड़ दिया इसको लोड रेजिस्टेंस पे। ये लोड रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, जिसके थ्रू आपको मिलेगा आउटपुट। और इधर क्या किया, दोनों के एन टर्मिनल्स को, जो एन वो है इसके एन क्षेत्र। ठीक है, पी और एन होते हैं ना इसमें डायोड में, तो दोनों के एन को इकट्ठा करके किससे जोड़ दिया हमने, इस लोड रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। इस तरह से, इस तरह का सर्किट आपने बना देना है। तो होता क्या है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लगता है, सपोज ये वाला लगा, ये वाला साइकिल लगा, ये वाला साइकिल लगा, इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो उस समय ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वाला S1 टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कम नेगेटिव होगा, लेकिन ये इसकी अपेक्षा नेगेटिव है। ठीक है, तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर मैं इसको मिटाता हूँ, देखिए अब उल्टा, अब उल्टा चलते हैं। अब जब इसका नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगा ये वाला, तो उस समय क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये डायोड का पी टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। पहले में ये वाला पॉजिटिव हुआ था, अब की बार ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया तो ये वाला डायोड काम करेगा। ठीक है, पहले ये डायोड काम कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। ठीक है ना, और ये डायोड काम करेगा तो यहाँ से धारा ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी, और फिर यहाँ से यूँ जाएगी धारा, यानी कि धारा बहेगी किधर से किधर, इधर से इधर ही जाएगी। समझ पा रहे हैं आप जो मैं बता रहा हूँ। देखिए फिर देखिए, ये जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल लगा ये वाला, तो उस समय ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव से आपने पी को जोड़ रखा है इस समय, ये वाला डायोड वन का, D1 का। ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वाला ऊपर वाला डायोड, डायोड D1 क्या हो गया, ये जो है एक्शन में आ जाएगा। एक्शन में क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके पी टर्मिनल को आपने पॉजिटिव लगा रखा है। और पॉजिटिव लगाने का मतलब क्या होता है, ये आपका जो है फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब, फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, इधर का इसका एन जो है, इसका जो एन होगा वो नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तो जुड़ा हुआ है यहाँ, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया यहाँ, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये डायोड काम करेगा और एक करंट फ्लो होगी ऐसे, करंट फ्लो होगी ऐसे, तो यहाँ जाएगी करंट, फिर इसमें जाएगी करंट।
ठीक है, तो यानी करंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होगी। अगर मैं इस सिरे का नाम एक्स लूँ एक वाई, तो एक्स से वाई की तरफ को करंट आएगी लोड रेजिस्टेंस में। लेकिन अगर हम अब उल्टा करते हैं, ठीक है, याद रखना एक्स से वाई की। अब जब इसका नेगेटिव हाफ साइकिल लगेगा तो फिर ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। चलो ठीक है, ये नेगेटिव हो गया तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो पी जो है नेगेटिव से जुड़ गया इसका, तो ये तो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा। लेकिन इसका ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा, ये काम करेगा। अब ये काम करेगा तो धारा किधर बहती है, पी से एन की तरफ, तो धारा ऐसे बहेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। इधर से कोई धारा नहीं जाएगी, लेकिन इधर से तो जाएगी। इधर से जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। अभी भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रही है धारा, एक्स से वाई की तरफ। यानी कि दोनों बार क्या होता है, धारा जो होती है वो ऐसे ही मिलती है हमको, कैसे, ऐसे मिलती है। ठीक है, तो ये है, ये बताना आपने। आपने ये सब बताना नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको तो केवल क्या करना है, खाली सर्किट बना के दिखा देना है। तो ये सर्किट याद रख लीजिएगा, ये सर्किट बड़ा आसान है बनाना। ठीक है, तो 23वां प्रश्न हुआ हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, 24वां प्रश्न देखिए बेटा। बिंदु आवेश के किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, बिंदु आवेश के किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा से क्या समझते हैं। निम्न चित्र में दर्शाए गए तीन विद्युत आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तीन आवेश हैं दे रखे, उनके लिए क्या करना है आपने, विद्युत स्थिति ऊर्जा के सूत्र की स्थापना करनी है। आपको पता है बिंदु आवेश निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का मतलब क्या होता है, विद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा पता है आपको किसी को। दो आवेशों के, तीन आवेशों के निकाय की, बिंदु आवेशों के निकाय की, किसी भी बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा बच्चों। बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, को आना चाहिए सबको, बताइए। अगर हमारे पास यहाँ पर आवेश है, एक आवेश ये 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 है, Q1 Q2 Q3 Q4, यहाँ पे तो तीन ही पूछे हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे रखे हुए, यहाँ से इसकी दूरी R12 है, यहाँ से इसकी दूरी R23 है, यहाँ से इसकी दूरी R34 है, इसकी दूरी माना कि R45 है, इसकी दूरी R15 है। ठीक है, तो बताइए इसकी स्थिर ऊर्जा क्या होगी, या चलो दो ही आवेश की बता दो, पता है आपको किसी को, दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा क्या होती है। उन आवेशों को, उन आवेशों को जिस भी स्थिति में वो हैं, आपस में कितनी भी दूरी पर हैं वो, ठीक है, वर्तमान स्थिति में लाने में, कहाँ से, अनंत से, अनंत से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ेगा ना, आवेशों को अनंत से परस्पर निकट वर्तमान स्थिति तक ला करके रखने में जो कार्य करना पड़ता है, अलग अलग लेके आएंगे उनको अनंत से। ठीक है, माना कि एक आवेश आप यहाँ ले आए, अनंत से लेके आए, एक अकेले आवेश को लाने में तो कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है यहाँ पे तो आप कार्य कैसे होगा, ठीक है, जीरो होगा। लेकिन दूसरे आवेश को जब आप लाओगे तो इसके विद्युत क्षेत्र में वो आएगा, तो कार्य करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर तीसरे को लाओगे तो इन दोनों के विद्युत क्षेत्र में उसको ला के कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपका कार्य बढ़ता चला जाएगा लगातार। तो वो जो कार्य टोटल करना पड़ता है उसको वर्तमान स्थिति में, उस जो निकाय हमारा आवेशों का है उसको वर्तमान स्थिति में लाने में, ला करके रखने में, कहाँ से, अनंत से, तो जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस निकाय की। ठीक है, ये है वैद्युत ऊर्जा। तो इसकी गणना भी करनी है आपको, सूत्र भी बनाना है और इसकी परिभाषा भी देनी है। तो परिभाषा तो मैंने बता दी आपको, क्या परिभाषा, देखिए ये आपके पास निकाय है इस तरह का जो दे रखा है, तीन आवेश का Q1 Q2 Q3 तीन आवेश हैं। ठीक है, इनकी परस्पर दूरियां आपको दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, वन और टू के, Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12, और Q3 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है, R23, और Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13। वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, जो मैंने बताया अभी आपको, कि बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, उस कार्य से वह कार्य है जो सभी आवेशों को कहाँ से, अनंत से उनके दिए गए वर्तमान स्थान तक एक एक करके लाने में करना पड़ता है। ठीक है, यह मानते हुए कि पहले से रखे गए आवेश स्थिर रहते हैं। मतलब इसको आपने यहां लाए, पहले माना कि ये भी नहीं था और ये भी नहीं था, केवल ये था, इसको अनंत से लेकर के आए और यहां पे रखा आपने। तो क्योंकि यहां कोई आवेश नहीं था तो विद्युत क्षेत्र था ही नहीं, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो आवेश को ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो ये कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य उस समय तो जीरो होगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। लेकिन जब आप इसको लेके आएंगे अनंत से, ठीक है, कहीं अनंत से इसको लेके आएंगे, कहीं से दूर से, ठीक है,
तो यहाँ लाएंगे तो ये इसके विद्युत क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करेगा ना, तो ये तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कार्य होगा। अब जब इसको लाओगे तीसरे वाले को अनंत से दूर यहाँ पे, तो इसका भी विद्युत क्षेत्र है, इसका भी विद्युत क्षेत्र है, तो क्या होगा? तो यहाँ से इसको लाने में, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आने में आपको और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो कुल कार्य जो करना पड़ेगा वही जो है, क्या है, ये वैद्युत से ऊर्जा होती है इस निकाय की। और एक और आवेश ला देंगे तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको बताना है। तो चलिए, चित्र में हमारे पास तीन बिंदु दे रखे हैं, बिंदु आवेश हैं Q1, Q2 और Q3। इनके बीच की दूरियां भी दे रखी है क्रमशः। ठीक है, पहले आवेश को Q1 से, अब कैसे करेंगे, मैंने जैसे बताया, पहले आवेश को Q1 से लेके आने में क्या होता है, कार्य नहीं करना पड़ता ना, क्योंकि पहले तो, उससे पहले कोई आवेश ही नहीं है, अकेला पहले एक ही आवेश लेके आ रहे हैं, तो विभव शून्य होता है, अनंत पर विभव शून्य होता है, इसलिए क्या होगा, U1 बराबर 0। दूसरे आवेश को Q2 तक लाने में कार्य क्या होगा, Q2 तक लाने में कार्य बताइए क्या होता है फॉर्मूला। दूसरे आवेश Q2 को लाने में कार्य क्या होगा बेटा, Q1 के कारण Q2 के स्थान पर विभव, Q1 के कारण Q2 के स्थान पर विभव आप जानते हैं कितना होता है, विभव जानते हैं बेटा आप? अरे किसी बिंदु पर विभव जानते ना आप? बोल, हाँ बस बताओ फिर फटाफट बोलो। हाँ, हाँ, वेरी गुड। मान लीजिए यहाँ पर Q1 आवेश तो आपने ला दिया। अब दूसरा आवेश जब Q2 यहाँ पर माना कि आपने यहाँ लाना है, कितनी दूर लाना है, R12 दूरी पर लाना है, यहाँ से इतनी दूरी पर लाना है, इस Q2 को लेके आना है। तो यहाँ पर विभव इस पॉइंट माना, इस पॉइंट है, सपोज पॉइंट का नाम O देता हूँ, इस पॉइंट का नाम A देता हूँ। बिंदु A पर विभव कितना है, इसके कारण विभव होगा 1/4πε0 Q1/R। ठीक है, Q1/R12। ठीक है, यहाँ पर विभव होगा। तो ये विभव है हमारे पास, और विभव यहाँ पर है, अगर यहाँ पर विभव पता है, और विभव की डेफिनेशन आप जानते हैं, क्या है विभव की डेफिनेशन, कि अनंत से किसी बिंदु आवेश को किसी क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु पर विभव होता है। ठीक है, तो कार्य कितना होगा अनंत से, इस Q2 आवेश को लाने में, एकांक आवेश को लाने में कार्य तो कितना होगा, यहाँ पर जो विभव होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं विभव बोलूँ, VA बोलूँ, और VA का वैल्यू इस समय कितना होगा, 1/4πε0 Q1/R12। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, ये तो विभव यहाँ पर है, और विभव का डेफिनेशन होता है अनंत से किसी बिंदु आवेश को, एकांक धन आवेश को लाने में कार्य। ठीक है, तो Q2 आवेश को लाने में कार्य कितना होगा, एक आवेश को लाने में इतना कार्य, दो आवेश को लाने में इसका दुगुना, तीन आवेश को लाने में तिगुना, तो Q2 आवेश को लाने में कितना होगा, Q2 गुना हो जाएगा, तो आपने Q2 का गुणा कर देना इसमें, ऐसे करेंगे। तो V2 का वैल्यू कितना हो गया, ये जैसे मैंने बताया आपको। तो किया गया कार्य कितना होगा, कार्य कितना करना पड़ेगा आपको, Q2 इंटू V2। ठीक है, Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं ना, तो विभव से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब आपके पास दो आवेश हो गए, दो आवेश हो गए ना, अब आप क्या करें, तीसरा आवेश Q3 को लेके आ रहे हैं इसमें, Q3 को लेके आएंगे तो क्या होगा, Q3 को जब लेके आएंगे तो वो Q1 के कारण विभव भी होगा, और Q2 के कारण, दोनों विभव को आपको टोटल करना पड़ेगा। Q1 के कारण विभव कितना है, Q3 के स्थान पर, जहां पे Q3 है, Q3 है जहां पे, वहां पे कितना विभव है, 1/4πε0 Q1/R13। और दूसरे के कारण क्या होगा, Q2 के कारण 1/4πε0, ये बनेगा ना, ये बनेगा 1/4πε0 Q1/R13, और इसमें 1/4πε0 Q2/R23, ये बनेगा। ठीक है, तो ये आप इनको टोटल करेंगे, ये टोटल विभव हो गया V3 के स्थान पर। अब यहां तक Q3 को लेके आने में कार्य क्या करना पड़ेगा, आपको Q3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो Q3 का गुणा करोगे, Q3 इंटू V3। ठीक है, ये आ गया आपके पास Q3 को लाने में कार्य। ठीक है, तो तीनों को लाने में जो कार्य करने पड़े ना आपको, वो आप जो है, वो जो कुल कुल कार्य हो जाएगा, वो कुल कार्य निकालना। तो निकाय की कुल वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, कुल कार्य से गिनी जाएगी। कुल कार्य क्या हुआ, देखो क्या क्या बताया था मैंने, U1 का वैल्यू 0 था, U2 का वैल्यू आपके पास सामने है, U2 का वैल्यू ये रहा, और U3 का वैल्यू ये रहा। तो तीनों को जोड़ दीजिए, बस तीनों को जोड़ दे। पहला तो U1 तो 0 था, U2 का वैल्यू ये रहा, U3 का वैल्यू ये रहा, तीनों को जोड़ दीजिए, तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला, आंसर। ठीक है, 1/4πε0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह है, तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचा Q1 Q2/R12, यहाँ से बचा Q1 Q3/R13, यहाँ से बचा Q2 Q3/R23, तो ऐड कर लीजिए, बस यही है आंसर। समझ गए बात को, तो ऐसे करना है इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे, आसान है, कठिन कुछ नहीं है इसमें। 24वें का अथवा, 7:04 हो रहे हैं, करें आगे, चलिए फिर से देखिए। संधारित्र किसे कहते हैं, निम्न स्थितियों में समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।
जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात है। एक। दूसरा, जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम के परावृत्तांक वाला माध्यम है। दो। और तीसरा पूछा है बेटा आपको क्या, अ, जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम कोई धातु है। ठीक है। तो ये चीज आपने बतानी है, आपने समांतर पट संधारित्र पढ़ा हुआ है, संधारित्र की धारिता का पढ़ा हुआ है, तो उसके आधार पे आपने बताना। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। तो संधारित्र किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो बताइए मुझे, संधारित्र क्या होता है, कोई बताएगा? संधारित्र, संधारित्र किसे कहते होंगे? हाँ। हाँ। किस चीज का समायोजन बेटा? ठीक है। कैसे बनता है वो? ठीक बोला आपने, पर कुछ कमी रह गई। ठीक है, बताता हूँ मैं। बेटा दो चालक पट्टिकाएं होंगी, दो चालक प्लेट होंगी इसमें। ठीक है। उनका संयोजन है, दो चालक प्लेटों का संयोजन है, जिनके बीच कोई विद्युत रोधी माध्यम हो। हवा भी हो सकती है, विद्युत रोधी माध्यम हवा भी है। ठीक है। विद्युत रोधी माध्यम हो तथा मतलब उनमें कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपस में दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ऐसे पट्टियां होंगी, दोनों के गैप होगा। उस गैप में आप कोई भी विद्युत रोधी पदार्थ भर सकते हो, या हवा भी है तो वो भी अपने आप विद्युत रोधी पदार्थ है। मतलब यहाँ का आवेश यहाँ नहीं जाना चाहिए अपने आप। ठीक है। नहीं तो वो तो चालक, पूरा चालक हो जाएगा इस तरह ना। तो इस तरह का समायोजन होता है। और ये क्या काम करता है, आवेश को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं संधारित्र। तो संधारित्र क्या हुआ, दो चालकों का या दो चालक पट्टिकाओं का एक ऐसा संयोजन है जिनके बीच कोई निरोधी, या आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं, क्या बताया मैंने आपको, विद्युत रोधी माध्यम हो। ठीक है। और जिनमें क्या हो सकता है कि विद्युत आवेश संचित हो सकता है, विद्युत आवेश संचित होता है। ठीक है, उसको हम संधारित्र बोलते हैं। ठीक है। और संधारित्र में और क्या बात हो सकती है, उसमें जो आवेश अगर हम देते हैं एक प्लेट पे, तो दूसरी प्लेट पर क्या होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। स्थिर विद्युत प्रेरण आपने पढ़ा था। ठीक है। उसके डिस्टर्ब कर रहे हैं फोन से। हाँ। तो ये देख रहे थे बेटा, संधारित्र देखिए, कैपेसिटर, दो चालकों पट्टिकाओं का एक ऐसा संयोजन जिनके बीच एक निरोधक या विद्युत रोधी माध्यम हो तथा जिनमें विद्युत आवेश संचित किया जा सके, संधारित्र कहलाता है। आवेश संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश का परिमाण है, बराबर किंतु विपरीत आवेश होते हैं। ठीक है। प्लेटों पर परिमाण में बराबर होते हैं और विपरीत आवेश होते हैं। अगर एक पर प्लस क्यू है तो दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू होगा। कैसे, देखें, ये प्लेटें आपको दिख रही हैं, देख रहे हैं पूरी प्लेटें, ये प्लेटें हैं। एक प्लेट ये है, समांतर रखी हुई है, एक दूसरी प्लेट ये है, बीच में इनका सेपरेशन डी दूरी पर है। इस प्लेट का क्षेत्रफल ए है, दूसरी का भी ए है। इस पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर माइनस क्यू आवेश है। इसको हम बोलेंगे संधारित्र, बोलेंगे इसको, ये संधारित्र है। ठीक है। अब पूछा है संधारित्र, इसके लिए सूत्र का निगमन करना है जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात हो, निर्वात है अगर। समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता जब संधारित्र के बीच में क्या है, निर्वात है, तो धारिता का सूत्र निकालना है। मान लीजिए प्लेट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, ए क्षेत्रफल है और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। ठीक है। और प्रत्येक एक प्लेट पर अगर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पे माइनस क्यू आवेश है। ठीक है। प्लेटों को पहला पहला कंडीशन था आपका कि जब प्लेटों के बीच माध्यम निर्वात हो, मतलब कुछ है ही नहीं बीच में, निर्वात है। ठीक है। निर्वात हो तब क्या हो, निर्वात के केस में, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की, यहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे बेटा आप। यहां पर ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र अगर यहाँ है मान लीजिए। ठीक है, इसको मैं ई जीरो से नाम दे रहा हूं क्योंकि निर्वात है, तो जीरो लिख लेते हैं, ई जीरो। तो ई जीरो अगर होगा तो ई जीरो आप जानते हैं कितना होता है, आपने पढ़ा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, किसी भी एक प्लेट का, किसी भी एक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, किसी भी प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, प्लेट पर आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी कि क्यू अपॉन ए। तो ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन ए, सॉरी, क्यू अपॉन ए, तो क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बन जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र ये हो गया दोनों के बीच का, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इतना पैदा हो जाएगा। अब इतना विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा तो विभवांतर भी आप निकाल सकते हैं। इन प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा फिर, विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के बीच में संबंध आपने पढ़ा हुआ, V इज इक्वल टू क्या, V बराबर क्या पढ़ा आपने, E इंटू डी। तो यहाँ पर E तो E0 है और बीच की दूरी D है, तो E0 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको E0 इंटू डी कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, D का और गुणा कर लीजिए पहले ऊपर वाले में। ठीक है, इसमें D का गुणा कर लीजिए तो आगे। ठीक है, धारिता निकालनी, धारिता की परिभाषा क्या है, धारिता की परिभाषा आप जानते हैं, बोले ये इसको V0 बोल देते हैं। ठीक है, इसको V0 बोल देते हैं क्योंकि निर्वात है ना इसलिए। तो धारिता की परिभाषा क्या है बताइए, पढ़ रखे आपने, C बराबर क्या पता, Q अपॉन V पढ़ा आपने, है ना। प्लेटों के बीच, प्लेटों प्लेटों पर आवेश, आवेश का परिमाण बटे प्लेटों के बीच विभवांतर, तो C0 है यहाँ पर V0, C0 इज इक्वल टू Q अपॉन V0 कर दीजिए, बस आगे कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, C0 इज इक्वल टू Q अपॉन V0, और Q का वैल्यू तो आपने निकाल रखा ऊपर, Q तो है ही हमारे पास, और Q के नीचे आपने V0 ये वाला वैल्यू डाल देना है, इसका भाग कर देंगे, इसका भाग करोगे तो Q से Q कट जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो फॉर्मूला याद रखिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है जब निर्वात हो तो। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है बेटा। दूसरा केस लेते हैं, जब प्लेटों के बीच माध्यम क्या है, के पराविद्युतांक वाला माध्यम हो। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, के परावर्तनांक अगर आप भर देंगे ना इसमें, तो क्या होगा, इसकी जो धारिता होती है, वो विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र घट जाता है, बस कम हो जाएगा, के गुना कम हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो होगा, अब विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बताइए, विद्युत क्षेत्र पहले से अगर मैं ई बोलूँ, अब विद्युत क्षेत्र इसमें माध्यम भर दिया आपने, क्या, के परावर्तनांक का माध्यम भर दिया इसमें, बीच में इसमें माध्यम आ गया, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, यस, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब E इतना हो जाएगा तो V कितना हो जाएगा, V तो आप जानते हैं, V बराबर बताया था अभी मेरे को आपने, E इंटू डी। ठीक है, तो इसमें D का गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा। फिर क्या करना है आपने, V आ गया, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो C बराबर Q अपॉन V, देखो कितना सरल है, Q अपॉन V करना है। ठीक है, Q से Q कट जाएगा और बाकी चीजें वही, तो केवल K का गुणा और हो जाएगा, जो पहले था उसमें K का गुणा और हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं, K गुना कम हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का वैल्यू ये आ जाएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर ई इंटू डी करेंगे आप, ये आ जाएगा। ठीक है, और आपने क्या करना है, क्यू अपॉन वी करना है, बस सी निकल जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, ये फॉर्मूला याद भी रखिएगा और बड़ा सरल है। तीसरा केस था क्या, जब क्या हो, जब क्या हो, जब प्लेटों के बीच माध्यम कोई धातु हो, यानी कि बीच में धातु आ गई। ठीक है, अब धातु आ जाएगी तो संधारित्र ही नहीं रहेगा, पहली बात तो मैंने बोला था ना, बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ होना चाहिए, विद्युत रोधी पदार्थ होना चाहिए, ये बोला था। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, यहाँ तो इसको भर दिया किससे, पूरा कोई चालक पदार्थ से भर दिया इसको, पूरा चालक पदार्थ से भर दिया इसको, यही बोला ना आपको, प्लेटों के बीच क्या हो जाए, धातु आ गया, धातु मतलब पूरा चालक पदार्थ आ गया इसके अंदर, इसके अंदर चालक पदार्थ भर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, धातु आ गई तो फिर आपका ई जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी धातु के भीतर जो होता है विद्युत क्षेत्र नहीं होता, याद रखिए, धातु के भीतर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ई जीरो होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र अगर जीरो हो गया तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं, ई इंटू डी हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। और ये भी जीरो हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, जरा धारिता बताओ, धारिता कितनी हो जाएगी, सी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, क्यू अपॉन वी कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, क्यू अपॉन वी कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ इसमें, बताओ, क्यू, क्यू तो क्यू ही है, क्यू तो आवेश तो है इसके अंदर, लेकिन विभवांतर कितना हो गया, विभवांतर जीरो हो गया, कितना आ जाएगा आंसर, अगर विभवांतर जीरो है तो जीरो का भाग करते किसी संख्या में तो क्या आता है बताइए, अनंत, यस, तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना आपने बस, इन्फिनिटी। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकला,
धातु रख दें अगर बीच में तो धारिता अनंत हो जाती है। व्यवहारिक संधारित्र में धातु का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं करते इसको, ठीक है। इसकी जरूरत मतलब बीच में विद्युतरोधी पदार्थ ही चाहिए जरूर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका। और मुझे लग रहा है कि अभी और टाइम लगेगा। तो 7:15 हो गए हैं। अभी और समय लगेगा मुझे लगता है। तो क्या करें, कल करें इसको, बाकी को, बाकी का कल करें, कर लेते हैं। चलो ये तो फिर अरे बड़े बढ़िया बात है, कर लेते हैं तो फिर तो और अच्छी बात है बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं बेटा हम। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए। N1 तथा N2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को अलग अलग करने वाले गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अब अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम हैं, उनको अलग करने वाला कोई गोलीय पृष्ठ है, उसके लिए अपवर्तन का सूत्र निकालना बेटा आपने, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठ में देखो, एक बात तो मैं आपको बता दूं, गोलीय पृष्ठ जो है ना, दो तरह के गोलीय पृष्ठ हैं आपके पास। अवतल गोलीय पृष्ठ है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है। आपके लिए ये नहीं कहा इन्होंने कि गोलीय पृष्ठ कौन सा लेना है, उत्तल बोलो चाहे अवतल बोलो, कोई सा भी ले लो, अपनी मर्जी, ठीक है। तो हम अवतल लेकर के चलते हैं, अवतल गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। हालांकि फॉर्मूला दोनों के इसमें एक ही आता है, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हैं उसमें। गोलीय पृष्ठ स्फेरिकल सरफेस पर अपवर्तन का सूत्र निकालना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से लेंस का सूत्र निकलता है। अगर ये आता है आपको तो लेंस का निकाल पाएंगे बड़ा आसानी से, ये नहीं कर पाएंगे तो फिर लेंस का भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये जो डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम में आप समझिए कि ये जो है ना, इधर को इधर को जो दूसरा पृष्ठ है, ये जो गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ का जो माध्यम है जो कि आपको दिख रहा है कलर वाला, ठीक है, वो तो है N2 इसका अपवर्तनांक है। और इसको हवा में रखा है या किसी भी जगह रखा है इसको, दूसरा भी पारदर्शी, दोनों माध्यम पारदर्शी होने चाहिए, अपवर्तन तभी होता है, ठीक है। अपवर्तन के लिए पारदर्शी माध्यम होने चाहिए, एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी, एक समान पारदर्शी माध्यम से दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण जानी होनी चाहिए। तो ये N1 इसका अपवर्तनांक है, इस वाले माध्यम का। मान लीजिए हवा है, हवा में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा विरल हो गया माध्यम, और ये वाला माध्यम हमारा सघन हो गया, ठीक है, ये मान के चल लेते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, ये गोलीय पृष्ठ है, ये वाला अवतल गोलीय पृष्ठ, ठीक है। एस एस डैश इसका नाम दे रखा हमने हमने और इसका जो ध्रुव है, सेंटर, इसका जो अपर्चर होता है ना, इसका द्वारक, उसके सेंटर को ध्रुव बोलते हैं, ये ध्रुव है इसका पी, ठीक है। अब इसका जो वक्रता केंद्र है, चूंकि ये गोला है, जिस गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, उसके सेंटर को वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये सेंटर माना कि यहां पर सपोज करें, ठीक है, तो वक्रता केंद्र इधर है इसका। पी और सी को मिलाने वाली रेखा, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए जो आपका पूरा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कैसे होता है। तो ये जो है मिलाने वाली रेखा, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गई आपकी ग्रीन कलर की जो दिख रही है आपको, ये पूरा ग्रीन, और इधर से ब्लैक है, इधर ग्रीन है, ठीक है। ये इस पर हमने एक वस्तु ले ली, प्रतिबिंब बनाते पहले, वस्तु ओ, बिंदु वस्तु ले ली, मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु वस्तु है ओ। अब इससे चलने वाली किरण, एक किरण हम निकालते हैं यहां से, ये किरण मैंने ली, पॉइंट ए पे गई, ये बन गया आपतन बिंदु, पॉइंट ए। यहां पर से क्या होगा, यहां पर से आगे का मार्ग जानने के लिए आपको जरूरी है कि आपको अभिलंब बनाना पड़ेगा। अब गोलीय पृष्ठों में अभिलंब बनाना बड़ा सरल होता है। कैसे बनाते हैं हम गोलीय पृष्ठों में अभिलंब? सीधे जो भी आपतन बिंदु होता है, उसको हम वक्रता केंद्र से मिला देते हैं। तो वक्रता केंद्र से मिला दिया हमने, ये ग्रीन, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये सीधे स्ट्रेट लाइन है, मैं बता रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे ना, ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या डायरेक्शन जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक कोण आ गया, ये वाला आपतन कोण, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, अभिलंब से और ये आपतित किरण के बीच। अब क्या होगा, इस किरण का ये सीधे तो जाएगी नहीं, सीधे जाने के बजाय क्या होगा, सघन माध्यम में जा रही तो क्या होगा, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, इधर को मुड़ गई। अब इधर मुड़ गई, ये गई इधर। अब आपको प्रतिबिंब बनाना है, दूसरी किरण लेनी पड़ेगी। एक किरण हम सीधे ये से ले लेते हैं, जो कि इसके ध्रुव से होके जा रही है, ध्रुव से होके जाएगी तो ये भी लंबवत पड़ेगी, इस पर लंबवत पड़ेगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये अपवर्तित किरण। तो एक अपवर्तित किरण ये गई, एक अपवर्तित किरण ये गई। इधर तो ये फैल रही है ना, इधर तो फैल रही है, इधर फैल रही है, तो इधर तो मिलेंगी नहीं, इधर नहीं मिलेंगी तो क्या करें, इनको पीछे बढ़ाइए, डॉट 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 करके ये यहाँ आई, ये भी डॉट 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 करके यहाँ आई।
तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बन गया, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब आपने क्या करना है, कुछ हम ज्योमेट्री ले लेते हैं। एक काम ये करते हैं कि पॉइंट ए से हमने मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया, ए एम हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये वाला एंगल, जो ये वस्तु, ये आपतित किरण जो बना रही है किससे, मुख्य अक्ष से, वो अल्फा ले लिया। जो ये जो हमारी एक किरण थी, कौन सी वाली, अपवर्तित किरण ये थी ना, अपवर्तित किरण को हमने पीछे बढ़ाया, तो अपवर्तित किरण जो बना रही है मुख्य अक्ष से, उसको बना दिया बीटा, ये कोण। और जो अभिलंब बना रहा है हमारा मुख्य अक्ष से, उसको बना दिया हमने गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हुआ। यहाँ से हमने लंब डाला, इसकी हाइट माना कि h है। ये दूरी जो है P से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या, R हो गई। ये दूरी P से लेकर के I तक की दूरी यानी कि प्रतिबिंब तक की दूरी को आप बोलते हैं V। ध्रुव से लेकर के और वस्तु तक की दूरी को आप बोलते हैं u, ये u है। सारी दूरियां आपको पता चल गई, सब चीज पता चल गई। ठीक है, अब किरण आरेख में जो मैंने बताया वो सब चीजें देख लीजिए आप, ये सब मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये N1 माध्यम है, ये N2 माध्यम है, विरल है, ये सघन है। ठीक है, किरण आरेख में हमने देखा P गोलीय पृष्ठ का ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, ये सब मैं बता चुका आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी भी मैंने बता दी। ठीक है, P से लेकर के O तक की दूरी क्या है, u है। और P से लेकर के I तक की दूरी क्या है, v है। ठीक है, और P से लेकर के C तक की दूरी क्या है, वो आपकी कितनी है, वो आर है। ठीक है, देख लिया हमने। अब ये कोण भी मैंने आपको बता दिया, कौन सा, ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, ये वाला कोण क्या है, ये वाला कोण आई है, आपतन कोण। ठीक है, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। और आई ए सी क्या होगा, आई ए सी वो इसी के बराबर होगा, ये और इसके बराबर, ये वाला कोण, क्योंकि हमने इस किरण को पीछे बढ़ाया। और इस, ये तो अभिलंब था, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और इनके बीच का जो कोण है, ये वाला अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का, वो क्या है, आर है, यानी कि आप अपवर्तन कोण है। तो इसके सामने वाला कोण भी आर हो गया, ये भी आर है, यानी कि कोण आई ए सी क्या है, आर है। अब आपको पता चल गया ये कोण आर, सॉरी ये कोण आई, ये छोटा वाला कोण आई। ठीक है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आपतित किरण ओ ए गोलीय पृष्ठ के ए बिंदु पर आपतित होती है, ये सबने पढ़ लिया, देख लिया। ए सी बिंदु अभिलंब नॉर्मल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी, ये वाला ट्रायंगल देखिए, दिख रहा है आपको अच्छे से, ओ ए सी। इसमें देखिए, ये कोण अल्फा है, ये कोण कितना है, ये वाला आई है। ठीक है, ये वाला आई है। तो अल्फा और आई का योग करेंगे, ये अंतः कोण है इस त्रिभुज के अंतः कोण का योग क्या होता है, किन्हीं दो अंतः कोणों का योग क्या होता है, सामने वाले बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, इसके सामने कोण ये है, तो बाह्य कोण इसका ये है, गामा। तो क्या होगा, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, ये अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। इससे आई निकल जाएगा बेटा, आई क्या क्या, आई का वैल्यू गामा माइनस अल्फा आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। अब ऐसे हम आर भी निकालेंगे। आर निकालने के लिए आपको ये वाला त्रिभुज देखना पड़ेगा, आई ए सी, ये त्रिभुज देखिए ध्यान से, आई ए सी। इस त्रिभुज में आप देखेंगे, ये कोण कितना है, छोटा वाला आर है ना, ये वाला कोण दिख रहा है आपको, आर, ये वाला बनाओ यहाँ पे, ये वाला कोण आर है, ये वाला कोण आर है। ठीक है, और ये कोण कितना है, बीटा है। और इनके सामने जो बाह्य कोण है वो कितना, गामा है। तो इन दोनों का योग, गामा बीटा और आर का योग कितना होगा, गामा के बराबर होगा। ठीक है, तो उससे आपका आर निकल जाएगा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब आपके पास आई और आर तो आ गया, अब स्नेल का नियम लगा लीजिए। स्नेल का नियम पता है ना आपको अच्छे से, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 n 2। हाँ, 1 n 2, इसका इसके सापेक्ष अपूर्णांक, या n2/n1 आप कर सकते हैं, n2 इसका है, n1 इसका है, तो इसका पूर्णांक इसके सापेक्ष, गोले पृष्ठ के माध्यम का पूर्णांक जिस माध्यम में उसे रखा है उसके सापेक्ष क्या होगा, n2 बटे माध्यम का पूर्णांक n1। ठीक है, तो ये करना, स्नेल के नियम से साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2/n1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, n1 इधर जाएगा, n2 इधर इसके साथ आ जाएगा, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर आ जाएगा। बिंदु ए ध्रुव के निकट है, अगर इस बिंदु को अगर मैं यहां ले लूं, नजदीक ले लूं, ठीक है, इस बिंदु को अगर मैं यहां ले लूं बेटा, तो अब मैं यहां से लंब डालूंगा, तो ये m कहाँ आएगा, m तो बिल्कुल p के बगल में आ जाएगा। ठीक है, और ये कोण जो होंगे, जो आई आर अल्फा बीटा गामा, सारे छोटे हो जाएंगे। और सारे छोटे कोणों के लिए क्या होता है, जो याद रखिएगा, छोटे कोणों के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा के भी बराबर होता है, यानी कि टेन थीटा और साइन थीटा सब थीटा के एंगल के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम साइन आई की जगह आई लिख सकते हैं, साइन आर की जगह आर लिख सकते हैं। ठीक है, पराक्षीय किरणें होती हैं वो, जो
कहाँ होती है? जो ध्रुव के निकट होती है ना। ये गोले पृष्ठीय अगर छोटा होता, माना कि एस यहाँ नहीं होता, एस यहाँ होता, एस डैश यहाँ होता, तो फिर हमारा पॉइंट ए तो यहाँ हो जाता, पॉइंट ए यहाँ हो जाता, एम तो लगभग, एम कहाँ होता, पी के ऊपर पड़ जाता लगभग, है ना, ये हो जाता। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर, ये कंडीशन मान के चलेंगे। फिर आगे देखें आप इसको। वही ड्राइंग मैंने यहाँ बना दी, क्योंकि इस ड्राइंग की बार बार जरूरत पड़ेगी। क्या साइन आई था, वहां हमने आई कर दिया, और साइन आर था, वहां आर कर दिया, तो एन वन आई इज इक्वल टू एन टू आर हो गया। और आई का वैल्यू हमने निकाला था गामा माइनस एल्फा, याद होगा आपको, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल से। और इस आर का वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से निकाला था गामा माइनस बीटा, तो वो वैल्यू रख दी है। ठीक है, ये वैल्यू रखने के बाद आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, खोल दीजिए, एन वन गामा माइनस एन वन एल्फा इज इक्वल टू एन टू गामा माइनस एन वन बीटा। ठीक है, और इससे आप खोल करके क्या करेंगे, क्या गामा गामा इकट्ठा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एन टू गामा यहाँ से आ जाएगा, एन वन गामा उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो एन टू गामा माइनस एन वन गामा, तो क्या हो जाएगा, एन टू माइनस एन वन इंटू गामा हो जाएगा। और बीटा, एन टू बीटा यहाँ से आएगा माइनस का, वो इस साइड जाएगा, तो एन वन बीटा एन टू बीटा हो जाएगा, तो एन टू बीटा प्लस में चल जाएगा, माइनस एन वन अल्फा ये आ जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा, मैंने कहा कोण छोटे हैं, अगर बिंदु ए इसके नजदीक है तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे, और छोटे कोणों के लिए क्या होता है पता है आपको, छोटे कोणों के लिए अल्फा बराबर टेन अल्फा, बीटा बराबर टेन बीटा, गामा बराबर थीटा बराबर टेन टेन थीटा होता है। तो बीटा की जगह टेन बीटा, अल्फा की जगह टेन अल्फा, गामा की जगह टेन गामा, और टेन इन ट्राइंगल से निकाल लीजिए आप, अल्फा का वैल्यू निकालना तो ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, समकोण त्रिभुज, कौन सा वाला, ए एम ओ, ठीक है, ओ एम ए या ए एम ओ, समकोण त्रिभुज वाला। लंब बटे आधार, लंब ए एम हो गया, यानी कि एच हो गया, और आधार क्या हो गया, एम ओ, और एम की जगह आपने पी रख देना, क्यों क्यों रख देना पी, क्योंकि जब ये ए इसके नजदीक होगा ना, तो ये एम पी पे पड़ेगा लगभग। ठीक है, वो आगे आप एक कंडीशन लिख देंगे उसमें, ठीक है, कि एम की जगह हम पी लिखेंगे, अभी पहले ऐसे लिख लेते। टेन बीटा का वैल्यू क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल से लिख लीजिए, टेन बीटा एच अपॉन एम आई। ठीक है, टेन गामा का वैल्यू क्या होगा, गामा ये कौन है, तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए समकोण त्रिभुज है, ये हमने लंब डाला था, तो क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि ए एम अपॉन एम सी, तो ये रख दीजिए, वैल्यू वैल्यू रख दीजिए फटाफट, छोटे कोण हैं इसलिए ये हो जाएगा, और इनकी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, एच यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, कट जाएंगे, एच एच तो कट जाएंगे। ठीक है, और मैंने कहा एम क्या होगा, एम पी पे पड़ेगा कब, जब छोटे कोण होंगे, यानी कि पॉइंट ए अगर इसके नजदीक होगा, पी के नजदीक होगा, तो एम लगभग पी पे पड़ेगा, यानी कि जहां हमने एम लिखा ना इनमें, उनकी जगह हम पी लिख लेंगे। चलिए देखिए, ठीक है, अभी तो हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए, बिंदु ए ध्रुव पी के निकट होने पर क्या होगा, एम पी पर संपाती होगा, संपाती होगा एम लगभग पी पे पड़ेगा, और जब एम पी पे पड़ेगा तो जहां हमने एम लिखा था वहां पी कर देंगे, यहाँ पे हमने एम आई लिखा था, पी आई कर दिया, यहाँ पे एम ओ लिखा था, पी ओ कर दिया, यहाँ पर एम सी लिखा था, पी सी कर दिया। ठीक है, ये एम सी की जगह पी सी हो जाएगा, एम आई की जगह पी आई हो जाएगा, एम ओ की जगह पी ओ हो जाएगा। ठीक है, अब इनके वैल्यूज तो हमारे पास हैं, देखो, है ना सबके वैल्यूज, लेकिन चिन्ह सहित रखना बेटा, चिन्ह पता है आपको, चिन्ह चिन्ह परिपाटी पता है सबको, साइन कन्वेंशन पता है, आपतित किरण की दिशा में आने वाली नापी जाने वाली दूरियां कैसे लेते हैं हम, नहीं पता, आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां सब पॉजिटिव, आप आपतित किरण के विपरीत नापोगे तो नेगेटिव। ठीक है, ठीक है ना, और सारी दूरियां कहाँ से नापनी है, दूर से, ध्रुव से चलना है, स्टार्ट ध्रुव से करना है, अगर सी यहाँ तक नाप रहे हैं तो इधर से इधर चलेंगे, आई नापना है तो पी से आई चलेंगे, ओ तक नापना है तो पी से ओ तक चलेंगे, ऐसे नापते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पी सी ये क्या होगा, माइनस आर, क्योंकि इधर जा रहे हैं, किरण हमारी इधर आ रही है, पी आई इधर जा रहे हैं तो हम, किरण इधर आ रही है, तो क्या होगा, पी, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो पी आई का वैल्यू क्या होगा, माइनस वी, पी आई वी एन माइनस वी, पी ओ क्या होगा, माइनस यू, पी सी क्या होगा, माइनस आर, तो रखिए। ठीक है, माइनस सब में आए तो माइनस हटा दो, माइनस सब कट जाएंगे, तो क्या रहेगा, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन, यही बनाना अपने समीकरण, यही समीकरण बनना बेटा लास्ट। ठीक है, भैया समीकरण बना के दिया दिखा देना आपने, यही है गोले पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। अब ये अवतल में हमने बनाया है, आप उत्तल भी बना सकते थे, उत्तल बनाते तो आप ऐसे करते ना, कैसे, इस तरह का बनाते पृष्ठ। ठीक है, ऐसे मुख्य अक्ष बनाते, यहाँ पर ध्रुव लेते पी, ठीक है, ये एन टू, ये माध्यम होता है आपका एन टू, इधर होता है एन वन, यहाँ पर आपने माना कि वस्तु ली ओ, यहाँ से किरण चली इधर, यहाँ पर माना कि वक्रता केंद्र सी, यहाँ पर आपने अभिलंब बनाया। ठीक है, ये कोण आपका आई हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये क्या करेगा, अभिलंब की तरफ झुकेगी किरण, तो अभिलंब की तरफ झुकी, और माना कि यहाँ कहीं
आई प्रतिबिंब यहाँ बन गया, माना सपोज करो आई, ठीक है, ये बन गया। तो इसमें भी वही अल्फा बीटा गामा जो जो कोण यहाँ ले रखे वही कोण वहां भी लेने हैं आपने, सब कुछ वही करना है, सब कुछ वैसे ही आएगा लगभग लगभग, ठीक है। तो एक उसको पढ़ लीजिएगा आप। अब उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र कैसे निकालते हैं, तो अगर एक बार जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपने जो ये पढ़ा है बिल्कुल सेम वही है, ठीक है, कुछ खास अंतर उसमें नहीं है। तो चलिए, ये यही गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। 25 का अथवा देखें बेटा, 7:30 हो गए, पढ़ना है? हाँ बच्चों, रेडी हैं पढ़ने के लिए? ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, 25 का अथवा और 26, तो हो जाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 25 का अथवा देखिए, कैसे ग्रेन परावर्ती दूरदर्शी का व्यवस्था आरेख खींचिए। आधुनिक दूरदर्शियों में अभिदृश्यक के रूप में लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए कैसे ग्रेन परावर्ती दूरदर्शी, दूरदर्शी आपके पास देखिए, एक तो खगोलीय दूरदर्शी है, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, वो अपवर्तक दूरदर्शी होता है। अपवर्तक मतलब उसमें अपवर्तन के जरिए, मतलब उसमें लेंसेज यूज किए जाते हैं। अभिदृश्यक भी लेंस होता है और आईपीस भी लेंस होता है, दोनों उत्तल लेंस होते हैं, अवर्णक उत्तल लेंस होते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है ना। लेकिन जो ये परावर्तित दूरदर्शी है, परावर्तित दूरदर्शी में हम दर्पण का यूज करते हैं, दर्पण, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं जरा देखिएगा। तो दर्पणों का यूज होता है इसमें, कैसे ग्रेन परावर्तित दूरदर्शी, ठीक है। इसका आपको आरेख बनाना है, और आधुनिक दूरदर्शियों में अभिदृश्यक के रूप में लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कैसे आप करेंगे, कैसे ग्रेन परावर्तित दूरदर्शी का व्यवस्था आरेख। देखिए, व्यवस्था आरेख आपको चित्र बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो चित्र किरण आरेख आप सही सही बना देते हैं ना, तो आपको फिर आपने थोड़ा बहुत अगर बहुत बढ़िया भी नहीं लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो डायग्राम बनाना जरूर सीखें इसका, ठीक है। देखिए ये डायग्राम है, आप ही जो एनसीईआरटी बुक है उसी से ले रखा है डायग्राम। तो देखिए ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये वाला जो दर्पण है ना, ये आपको दिख रहा है, ये अवतल दर्पण है। ये वाला बहुत बड़ा होता है, ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा अवतल दर्पण होता है। बहुत बड़ा अवतल दर्पण, इसको प्राइमरी मिरर भी बोलते हैं। अवतल दर्पण है, अभिदृश्यक भी बोलते हैं, प्राइमरी मिरर भी बोलते हैं इसको। प्राइमरी प्राथमिक प्राथमिक दर्पण भी बोलते हैं इसको, और अभिदृश्यक भी बोलते हैं इसको, अभिदृश्यक दर्पण बोलते हैं। ये वाला बहुत बड़ा, इसके बीच में एक छेद दिख रहा है आपको, छेद है, एक छेद दिख रहा है, ठीक है। छेद होता है, इसमें जानबूझ के छेद किया जाता है इसके बीच में। और इसके सामने एक और दर्पण होता है बेटा, एक, ये कौन सा है, इसको द्वितीयक दर्पण बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। द्वितीयक दर्पण ये थोड़ा छोटा होता है इसके अपेक्षा, ठीक है, छोटा, लेकिन कैसा होता है, ये उत्तल है और ये अवतल है, ठीक है। दर्पण है मतलब इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी किरण, यहीं से टकरा के वापस जाएगी परावर्तन के नियमों के अनुसार, ठीक है। तो इसमें दो दर्पण हुए, और एक यहाँ पर नेत्रिका, ये लेंस होता है अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, जो कि नेत्रिका का काम करता है। यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या व्यवस्था है, कैसे ग्रेन दूरदर्शी में दो दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं। बड़ा जो दर्पण है, ये वाला जो मैंने बताया आपको, क्या है ये अभिदृश्यक दर्पण है, ऑब्जेक्टिव मिरर है, या प्राइमरी मिरर भी बोलते हैं। दूरदर्शी के पीछे स्थित होता है, ये बैक साइड में लगा रहता है, ठीक है। और इसमें एक छेद भी दिख रहा है आपको, होल, ठीक है। दूसरा छोटा उत्तल दर्पण है, ये वाला दर्पण छोटा होता है, ठीक है। ये इसकी अक्ष पे दोनों एक ही अक्ष समाक्ष होते हैं, मतलब एक ही अक्ष पे होते हैं, सारा एक अक्ष है, सिंगल अक्ष। छोटा दर्पण बड़े दर्पण के सामने होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। जो मुख्य अक्ष है इसकी, ये मुख्य अक्ष होती है इसकी, कौन सी, ये मुख्य अक्ष होती है इसकी, कॉमन मुख्य अक्ष है दोनों की, दोनों की मुख्य अक्ष एक ही कोई, इसकी दर्पण की, इसकी दर्पण की, इसके लेंस की, सबकी मुख्य अक्ष एक ही है, कॉमन मुख्य अक्ष होती है, ठीक है, याद रखना। किरण परिपथ देखिए आप, किरण आरेख कैसे बनेगा। तारा या कोई भी दूर, तो दूर की चीजों को देखने का काम आता है। बहुत दूर स्थित किसी चीज को आप देखते हैं तो वो दूर से आने वाली किरणें समांतर होती है, ठीक है। तो ये समांतर किरणें जो हैं इस पर आपतित होती हैं। तो समांतर किरणें सबसे पहले कहाँ आएंगी, सबसे पहले इस दर्पण पे आएंगी, बड़े वाले दर्पण पे, ठीक है, यहाँ आएंगी, और यहाँ से टकरा के परावर्तित होंगी परावर्तन के नियम के अनुसार, और फिर आएगी कहाँ, इस छोटे दर्पण पे, द्वितीयक दर्पण पे आएगी। ऐसे इधर से गई और यहाँ टकरा के, और यहाँ टकराने के बाद क्या होगा, फिर परावर्तन होगा, दोबारा परावर्तन होगा, और ये जाएगी हमारे नेत्रिका में, ये नेत्रिका में जाती है, ठीक है। तो
दूर से जो किरणें आ रही, समांतर किरणें आती हैं, समांतर किरणें सबसे पहले जो अभिदृश्यक दर्पण होता है, जो बड़ा दर्पण होता है, जिसको प्राइमरी मिरर भी बोलते हैं, अवतल दर्पण होता है, यहाँ टकरा करके परावर्तित होती है। परावर्तित होने के पश्चात ये द्वितीयक दर्पण पे पहुँचती है और द्वितीयक दर्पण पे से ये मुड़ करके फिर जो है, जो छोटा छिद्र होता है, छिद्र में से गुजरती हैं और यहाँ पर एक उत्तल दर्पण एक जो है वो रखा रहता है, आईपीस नेत्रिका, ठीक है? यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है? उसको बड़ा करके हम देख सकते हैं। तो देखिए आगे क्या-क्या लिखना है आपने। उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें वापस मुड़कर बड़े दर्पण के छिद्र से होकर गुजरती हैं। फिर ये किरणें आगे रखे छोटे उत्तल दर्पण पर पड़ती है, ठीक है? इस वाले दर्पण पे पड़ती है, ठीक है? यहाँ से फिर परावर्तित होती हैं और परावर्तित होके क्या होती है फिर इस यहाँ से परावर्तन के पश्चात कहाँ पे जाएँगी ये? इस नेत्रिका में जाएँगी, ठीक है? आगे रखे, ठीक है? इस तरह से नेत्रिका में जाएँगी और नेत्रिका पे क्या होता है फिर यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब जो है हम एक लेंस की मदद से प्रतिबिंब को है बड़ा करके हम देख सकते हैं, ठीक है? अब आधुनिक दूरदर्शियों में जो अब दूरदर्शी हैं, दूसरा क्वेश्चन था इसमें, आधुनिक दूरदर्शी में लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण क्यों उपयोग किया जाता है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अवतल दर्पण क्यों उपयोग किया जाता है? बेटा माइक खुला है, माइक 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 किसी का, माइक बंद कर लें प्लीज़। आधुनिक दूरदर्शियों में लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण के उपयोग का कारण क्या है? तो देखिए, वर्ण विकृति सबसे पहले क्रोमैटिक एबेरेशन नहीं होती है। जो उत्तल दर्पण होते हैं ना, उनमें क्रोमैटिक एबेरेशन होती है। उत्तल दर्पण होते हैं, उनमें क्रोमैटिक एबेरेशन होती है, लेकिन जो नहीं, वो जो लेंस होते हैं, लेंस इस्तेमाल करते हैं हम खगोलीय दूरदर्शी में, उनमें क्रोमैटिक एबेरेशन यानी कि भिन्न-भिन्न उसका जो भिन्न-भिन्न रंगों के जो प्रतिबिंब होते हैं, भिन्न-भिन्न स्थानों पे बनते हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ, जो हमारे जो पदार्थिक माध्यम होते हैं, उनके जो अपवर्तनांक होते हैं वो भिन्न-भिन्न रंगों के लिए भिन्न-भिन्न होते हैं। अब भिन्न-भिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक भिन्न-भिन्न होंगे तो भिन्न-भिन्न रंगों के लिए फ़ोकस दूरियाँ भी उन लेंसों की क्या होगी? भिन्न-भिन्न होगी। तो इसलिए क्या होगा? भिन्न-भिन्न रंगों के प्रतिबिंब भिन्न-भिन्न स्थानों पर और भिन्न-भिन्न साइज़ के बनते हैं। तो वो हमको एक ऐसा घोस्ट इमेज जैसा फ़ील कराते हैं, तो हमको क्लियर इमेज नहीं दिखती है। तो उसको बोलते हैं हम क्या? क्रोमैटिक एबेरेशन, वर्ण विकृति। तो वर्ण विकृति का दोष पाया जाता है किसमें? तुम्हारे जो है लेंसों में, ठीक है? और हम दर्पण यूज़ कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ तो वर्ण विकृति नहीं होगी। तो सबसे पहला तो कारण इसका ये है, वर्ण विकृति नहीं होती है, ठीक है? याद रखना कि सारे लेंस से अपवर्तन में क्या होता है कि भिन्न-भिन्न रंगों के प्रतिबिंब भिन्न-भिन्न स्थानों पर फ़ोकस होते हैं। दर्पण में क्योंकि अपवर्तन नहीं होता है इसलिए वहाँ परावर्तन होता है, इसलिए क्या होता है, वहाँ सभी के लिए, सभी रंगों के लिए तरंग दैर्ध्य जो सभी रंगों के जो प्रतिबिंब होंगे वो एक ही स्थान पर फ़ोकस होते हैं, ठीक है? तो ये सबसे पहला बड़ा कारण आप लिखेंगे। दूसरा कारण है बहुत बड़े आकार का अगर दर्पण बनाना है तो पॉसिबल है। क्योंकि दर्पण बनाने के लिए आपको क्या करना है, बड़े आकार का बनाना है तो क्या ढालना पड़ेगा ना उसको, गलाना पड़ेगा शीशे को, फिर उसको बनाना है, ठीक है? शीशे को जब गला के बनाया जाता है उसको तो क्या होता है, अंदर विकृतियाँ भी आ जाती हैं, ठीक है? लेकिन विकृति से कोई फ़र्क पड़ता नहीं इसमें, क्योंकि दर्पण में क्या होता है, दर्पण में प्रवेश तो करती नहीं किरण, वहाँ ही टकरा के वापस आ जाती है। लेंस होता है तो लेंस में तो बड़े बड़े लेंस को ढालना कठिन है, क्योंकि उसमें क्या होता है, विकृतियाँ आ जाती हैं अंदर। तो वहाँ पर जब विकृतियाँ आएँगी तो वो जो है हमारे इमेज को प्रभावित करेगी। तो इसलिए जो है बड़े आकार का दर्पण बनाना आसान हो जाता है, बड़े व्यास का लेंस बनाना बहुत कठिन है, भारी पड़ता है, भारी और महँगा भी होता है बहुत, ठीक है? तो इसलिए लेंस नहीं, हम दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण को पीछे से सहारा दिया जा सकता है और इसलिए इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उसमें तो पीछे से तो अपारदर्शी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको सहारा कैसे देंगे लेंस को? लेंस को सहारा देंगे वो तो जो है पारदर्शी होता है लेंस, वो अपवर्तन की क्रिया हो ही नहीं पाएगी उसमें। पीछे से कोई चीज़ लगा दी आपने तो उसको सहारा भी नहीं दे सकते आप, ठीक है? तो ये सब बातें हैं। अधिक प्रकाश संग्रह क्षमता, इसमें क्योंकि परावर्तन होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा प्रकाश को संग्रहित कर सकता है कौन? दर्पण, ठीक है? तो एक कारण ये भी है इसका, अधिक प्रकाश संग्रहण की क्षमता इसमें होती है, द बड़ा दर्पण है, अधिक प्रकाश एकत्र कर सकता है। दू और इससे जो चित्र होंगे वो मतलब जो प्रतिबिंब बनेंगे वो बहुत स्पष्ट बनेंगे, बहुत साफ-साफ बनेंगे, धुंधले चित्र इससे नहीं बनेंगे, ठीक है? धुंधले और दूरस्थ खगोलीय पिंड भी साफ-साफ इससे दिखाई देते हैं। अवशोषण हानि कम, क्योंकि इसमें किरण जो है अंदर प्रवेश करती नहीं है, क्योंकि अब परावर्तन होता है। तो इसलिए किसी भी जो है प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है। प्रकाश का अवशोषण नहीं होगा तो चमकीला प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? तो ये सब इसके जो है मोटे लेंस अगर आप यूज़ करेंगे, मोटे लेंस काँच के भीतर अगर मतलब अपवर्तक दूरदर्शी होगा, तो उसमें क्या होगा, लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, काँच के भीतर
प्रकाश का भाग जो है अवशोषित हो जाएगा। जब अवशोषित हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो प्रकाश जितना पार्ट उसका अवशोषित हो गया तो उसकी चमक कम हो जाएगी, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी, ठीक है। तो दर्पण में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इसमें पूरा चमकदार बनता है, बढ़िया बनता है, प्रतिबिंब साफ बनता है, ठीक है। ये सब आप बताएंगे। और ये अंतिम प्रश्न बेटा आपका, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 26, जो कि केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो उसको आप देखें। ये इसको आपने क्या करना होता है, जो केस स्टडी का क्वेश्चन होता है, देखिए ये आपके बुक का ही होता है। इसमें आपको इतनी बड़ी हेल्प मिल जाती है कि आपने जो कुछ पढ़ा है ना, अगर आपको थोड़ा-थोड़ा वो मतलब बहुत क्लियर भी नहीं है अगर बाय द वे जो आपने पढ़ा है, तो क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ दिया जाता है उससे संबंधित, तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं ना ध्यान से, तो आपको वो पूरा जो जो थोड़ा बहुत आपको आता है, वो आपको पूरा अच्छे से आ जाता है फिर वो, मतलब यूँ आ जाता है कि वो याद आ जाता है आपको, ठीक है? कोई चीज़ आप थोड़ा भूल रहे हैं ना, अगर वो चीज़ आपका इसमें आ गई, किसमें? अनुच्छेद में आ गया, इस तरह का आपको केस स्टडी का क्वेश्चन दे दिया, तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको, जो चीज़ आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान में थी, ठीक है? और पूरा आप अच्छे से मतलब याद नहीं थी, तो वो आपको पूरा याद भी आ जाता है इसका। तो ये बहुत आसान हो जाता है, मतलब हिंट है एक तरह से। 100 एम्पीयर का परिपथ ही है। 100 एम्पीयर का, इसमें 100 गलत आ गया बेटा, ये देखो ये गलत लिखा हुआ है। एम्पीयर का परिपथीय नियम तथा बायो-सैवर्ट के नियम भिन्न-भिन्न नहीं हैं। इसको आप इग्नोर करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ ये पे, यहाँ पे ये जो 100 है ना 100 लिखा है, ये गलती से आ गया यहाँ पर। एम्पीयर का परिपथीय नियम है। एम्पीयर का परिपथीय नियम तथा बायो-सैवर्ट का नियम भिन्न नहीं है। दोनों ही नियम विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के संबंध व्यक्त करते हैं दोनों, तथा दोनों ही स्थायी विद्युत धारा के समान भौतिक परिमाणों को व्यक्त करते हैं। पैराग्राफ पहले पढ़ लेंगे आप अच्छे से। जो संबंध एम्पियर के नियम तथा बायो-सैवर्ट के नियम के बीच है, वो ठीक वही संबंध गाउस नियम तथा कूलम्ब के नियम के बीच भी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि देखो, जो आपने गाउस का नियम पढ़ा था, कूलम्ब का नियम पढ़ा था, जिस तरह से विद्युत क्षेत्र में ये दो नियम थे ना, दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए थे। आपने कूलम्ब का नियम पढ़ा था, लेकिन गाउस का नियम आपने पढ़ा था, उसमें क्या था, सममित अवस्थाओं में, जो सममित अवस्थाएँ होती हैं, उनमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप आसानी से निकाल पाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी दोनों नियम जो हमारे जो हैं, कौन, बायो-सैवर्ट का नियम, वो भी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को बताता है और साथ ही दिशा भी बताता है। और जो हमारा एम्पीयर का परिपथी नियम है, वो भी चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन एम्पीयर का परिपथी नियम ठीक उसी तरह से, जिस तरह से विद्युत क्षेत्र के अंदर जो हमारा कौन सा, गाउस का नियम है, ठीक है, सममित अवस्थाओं में प्रयोग में लाया लाया जाता है, ठीक उसी तरह से एम्पीयर का परिपथी नियम भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए सममित अवस्थाओं में इसकी गणना की जाती है। किससे? एम्पीयर के परिपथीय नियम से। तो एम्पीयर का नियम तो गाउस का नियम, दोनों ही परिरेखा तथा परिपृष्ठ पर किसी भौतिक राशि, चुंबकीय अथवा वैद्युत क्षेत्र का संबंध किसी अन्य भौतिक राशि जैसे अंतः क्षेत्र में उपस्थित स्रोत, विद्युत धारा या आवेश के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। मतलब ये आपको हिंट दे दिया कि आपको ये पता चल जाए कि यार एम्पीयर का परिपथीय नियम से संबंधित कुछ पूछने वाले हैं। ठीक है, अब क्या-क्या पूछ रहे हैं देखिए, पहला क्वेश्चन है एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखिए, तो ये आपको सीधा नियम को आपको पता होगा, लिख देना है। एम्पीयर का परिपथीय नियम तथा बायो-सैवर्ट का नियम दोनों का उपयोग किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोनों नियम में मुख्य अंतर बताना है, किसमें? बायो-सैवर्ट का नियम और एम्पीयर का परिपथीय नियम में अंतर क्या है, ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, एक-एक नंबर के ये हो गए। और अंतिम जो इसमें क्वेश्चन है, वो है एक लंबे सीधे वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट त्रिज्या जिसकी ए है के विद्युत धारावाही तार में स्थायी विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। स्थायी विद्युत धारा इस अनुप्रस्थ काट पर एक समान रूप से वितरित है। तार की अनुप्रस्थ काट के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। मतलब तार है, तार कितना है, a त्रिज्या का है, ठीक है? तो उसके तार के सेंटर से, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के सेंटर से r दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, तार है मान लीजिए हमारे पास इतना मोटा, उसके सेंटर से r दूरी पर स्थित क्या करना है, वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। लेकिन r का वैल्यू दे रखा है ग्रेटर देन a, मतलब वो तार के बाहर है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको कैसे करना है। तो वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, किसकी मदद से? एम्पीयर के परिपथीय नियम की मदद से निकालना है, सीधा सा मतलब है, ठीक है। तो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। याद रहेंगे क्वेश्चन, याद रहेंगे, एम्पीयर का परिपथीय नियम है। अगला है परिपथीय नियम, एम्पीयर का परिपथीय नियम, बायो-सैवर्ट के नियम में अंतर बताना आपको, ठीक है।
तीसरा है, एक तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है, याद रखिएगा, ठीक है। उस आई एम्पीयर की धारा उसमें बह रही है, तो आई एम्पीयर की धारा बहते हुए तार में तार का अनुप्रस्थ काट के सेंटर से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, जबकि आर का वैल्यू क्या है, ए से ज्यादा, उसकी त्रिज्या से बड़ा है, तो वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जो कि आप एम्पीयर के परिपथी नियम से निकालेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले एम्पीयर का परिपथी नियम, तो ये तो आपको पता है, एम्पीयर का परिपथी नियम सीधा सीधा नियम लिख देना, आप ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एम्पीयर का परिपथी नियम क्या है, ये भी आप जो है वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें और क्लियर से बहुत बढ़िया से है बता रखा हमने, ठीक है। आप देखिएगा, युक्तम की क्लास में बताया था ये मैंने। किसी खुले पृष्ठ की बंद सीमा रेखा, ये जो खुला पृष्ठ है इसकी बंद जो सीमा रेखा है ये वाली, ठीक है, बंद सीमा रेखा, ये बंद सीमा, बंद है ना, क्लोज है पूरी, परिपथ, पथ है, क्लोज पथ है, सी से दिखा रहे हैं इस पथ को, ठीक है। सीमा रेखा, इस सीमा रेखा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकल, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, बंद पथ द्वारा घिरी नेट धारा का कितना, म्यू जीरो गुना होता है। नेट धारा से मतलब क्या होता है, जितनी भी इसके द्वारा घिरी हुई, बाहर वाली नहीं, इसके बाहर नहीं, इसके द्वारा घिरी हुई धाराएं, इसमें मैंने बहुत सारी धाराएं दिखा रखी है, ठीक है। तो आप इनके नाम अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है माना कि, ये चौथी वाली I4 है, ये पांचवी वाली माना कि I5 है, ये छठी वाली माना कि I6 है, छह करंट्स इसमें जा रही है। तो नेट धारा कैसे निकलेगी, आप नेट धारा निकालने के लिए अगर क्या करेंगे, माना कि ऊपर वाली धाराएं आपने पॉजिटिव ले ली, नीचे वाली नेगेटिव हो गई, उनका पॉजिटिव नेगेटिव करके नेट टोटल निकाल लीजिए, उसको नेट धारा बोलते हैं, ठीक है। तो कुल जो नेट नेट घिरी नेट धारा का म्यू जीरो गुना होता है, तो फॉर्मूला भी लिखेंगे साथ में, ये है फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, वेक्टर बी डॉट डी एल, ये चीज है क्या, लाइन इंटीग्रल, समाकल, बंद समाकल, किसके साथ बंद समाकल, इसमें सी और लिख लें आप, सी मतलब ये पथ, इस पथ के अनुदिश कर रहे हैं ना आप, जिस पथ के अनुदिश कर रहे हैं, तो पथ को भी आप दिखा सकते हैं लाइन इंटीग्रल किसका कर रहे हैं आप, सी पथ का, ठीक है। तो सी के अनुदिश ये लिखेंगे आप, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू टोटल नेट करंट आई, नेट करंट आई क्या होगी, इन सबका बीजगणितीय योग होगा, जितने भी इसके अंदर होंगे। अगर एक ही धारा होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं, आई करेंगे, चूंकि यह नेट धारा दिखानी है आपने। तो ये एम्पीयर का परिपथी नियम याद कर लीजिएगा, इसके ये जो है आपको आ सकता है इस तरह से लिखने के लिए, जहां म्यू जीरो निर्वात की चुंबक की पारगम्यता तथा आई क्या है, बंद सीमा रेखा द्वारा नेट धारा है। एम्पीयर के नियम तथा एम्पीयर का परिपथी नियम और बायो सावर्ट नियम में मुख्य अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है बेटा, देखिए। तो इसको आप क्या करेंगे, बांट लेंगे, जैसे आप बनाते हैं ना, अंतर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, कि क्रम संख्या लिखी, एक दो आपने दिखाने, इधर एम्पीयर का परिपथी नियम दिखा दिया, इधर बायो सावर्ट का नियम दिखा दिया, या जो भी आगे पीछे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, अंतर आप ऐसा करके लिख लीजिए, ठीक है। एक दो जो भी आपको समझ में आते हैं, देखिए एम्पीयर का परिपथी नियम मैं बता देता हूँ आपको, कौन कौन से आप लिखें, इसमें बायो सावर्ट का नियम है, क्रम संख्या एक आप लिखेंगे, इसमें देखिए समाकलन के रूप में है, देखिए आप, ये समाकल के रूप में दिख रहा है आपको, ये समाकलन होता है, इसमें समाकलन होता है। लेकिन बायो सावर्ट के नियम में तो समाकलन नहीं होता है, उसमें तो क्या होता है, डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे कुछ पढ़ा था ना आपने, याद आ रहा है आपको, ऐसे पढ़ा था, डेल्टा बी इज इक्वल टू आई, कल बताया था मैंने शायद, आई डी एल बताया था, क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, कुछ इस तरह से बताया था, याद है, ठीक है। सम ये है, ये डिफरेंशिएशन के रूप में, डी बी इज इक्वल टू इतना, ये डिफरेंशिएशन के रूप में, ये समाकल के रूप में, वो अवकल के रूप में है, ठीक है, अवकल रूप में है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर देखिए आप, तो क्या, ये मैंने कहा था सममित अवस्थाओं में होता है यूज, एम्पियर का परिपथी नियम उच्च सममित अवस्था वाली धाराओं के लिए सरल होता है, ठीक है। लेकिन ये किसी भी आकार की धारा के लिए लागू हो जाता है, लेकिन ये जटिल ज्यादा होता है, कौन, बायो सावर्ट वाला नियम। चलिए तीसरा देखते हैं, इसमें गणना बहुत ही सरल हो जाती है एम्पीयर के परिपथी नियम में, और बहुत ही स्पीड से हो जाती है। लेकिन बायो सावर्ट के नियम में करोगे तो गणना थोड़ा सा टेडियस होती है, थोड़ा सा कठिन होती है, जटिल गणना होती है, ठीक है। तो ये आप दिखा सकते हैं, ठीक है। बस दो तीन अंतर दिखा दो, और भी दिखाना है तो ये एम्पीयर का परिपथी नियम डायरेक्ट कहते हैं आपका, वैसा इनडायरेक्ट मेथड है, और वो जो है डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। ये सीधी परोक्ष विधि होती है, इनडायरेक्ट होती है, और वो क्या होती है, डायरेक्ट मेथड होती है, ठीक है। आप इन तीन को दिखा दीजिए, बहुत है ये तीन, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, बस तीन बहुत है, ठीक है। मुख्य अंतर कहाँ है, तो एक भी दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से भी उच्च सममिति वाला दिखा दीजिए, केवल उच्च सममिति वाली धाराओं के लिए सरल है, ये किसी भी आकार की धारा के लिए सरल है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, सरल गणना सरल और त्वरित होती है, इसमें गणना अपेक्षाकृत जटिल होती है। लंबे सीधे वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाले तार, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा, देखिए,
तार के बाहर आर ग्रेटर देन ए है, इसमें बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखिए कैसे, ये है तार, देखिए बेटा, ये तार दिख रहा है आपको, ये वायर है, इसका अनप्रस्थ क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, ठीक है। नहीं, उसका अनप्रस्थ क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्या, त्रिज्या इसकी आर है यहाँ पर, ठीक है। त्रिज्या ए दे रखी है ना इनको, इन्होंने ए दे रखी त्रिज्या, ए त्रिज्या का है इसका, ए त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है ना, ये वाली, ये व्यास है, ये व्यास है इतना, तो ये इतना व्यास है तो ये त्रिज्या आधी हो गई, ये इसकी अक्ष हो गई ये वाली। करंट बह रही इसमें आई एम्पेयर की, और आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है, आर दूरी पर, यहां से करके यहां तक दूरी आर है, जो कि इससे बड़ी है, इसकी त्रिज्या से बड़ी है, मतलब इस तार के बाहर है ये पॉइंट पी, ठीक है। तार के बाहर बिंदु, मतलब बेसिकली ये है कि तार के बाहर किसी बिंदु पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इस ऐसे तार से जिसमें तार एम्पेयर कितनी आई एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। तो क्या, तो बहुत ही आसान है, तो ठीक है। प्रश्न के अनुसार तार की त्रिज्या ए दे रखी है आपको, प्रवाहित धारा आई एम्पेयर की बह रही इसमें, बिंदु पी की जो दूरी है, ये बिंदु पी की दूरी कितनी है, ये आर है, जो कि ए से बड़ी है, इसकी त्रिज्या से बड़ी है, तार की त्रिज्या से बड़ी है। चूंकि आर ग्रेटर देन ए, तो पी, बिंदु पी के लिए क्या करेंगे, इस एक पथ बना देते हैं हम, ऐसा पथ कितना, आर त्रिज्या का एक पथ बना देते हैं, वृत्ताकार पथ, जिसका सेंटर का है इस तार की अक्ष में है, ये तार की अक्ष है, यहाँ इसका सेंटर है, और ये हमने एक पथ बना दिया बेटा, ये वाला, ठीक है, काल्पनिक पथ बनाया सी, ठीक है। तो हमने एम्पेयर का परिवर्तन नहीं इस पथ में लगाना है, इस बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल क्या होगा, इस तार द्वारा, इस पथ द्वारा घिरी नेट धारा क्या है, एक ही तो धारा है इसमें, आई, इसका म्यू जीरो गुना होता है बस। एम्पियर का परिपति नियम लगाओ, बी का वैल्यू निकाल लो, बड़ा सरल है। पूरी विद्युत धारा आई एम्पियरियन पथ सी के भीतर होगा, इसके भीतर है धारा, ठीक है, इससे घिरी हुई मत ये धारा, क्योंकि तार भीतर है इसके, तार के बाहर है ये पॉइंट ना, तो तार भीतर है, तो ये करंट भी इसके भीतर होगी, यानी कि घिरी हुई धारा कितनी है इसकी, आई है, बस ये समझिए। तो एम्पियर का नियम लगाएंगे, क्या है एम्पियर का नियम, ये है जब भी पढ़ा था आपने, बी डॉट डी वेक्टर बी डॉट डी एल का क्या, रेखीय समाकल आप करेंगे, बंद रेखीय समाकल। ये सर्कल हम क्यों लगाते हैं पता है आपको, सर्कल, ये सर्कल क्यों लगाते हैं, सर्कल तब लगाते हैं हम जब बंद पथ होता है, ये पथ बंद है ना पूरा, बंद पथ, तब सर्कल लगाना है, ठीक है। अगर आप खाली यहाँ से यहाँ तक का लगाएंगे, माने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप लगा रहे हैं, केवल बी डॉट डी एल कर रहे हैं, तब ये बंद तो हो नहीं रहा है, तो बंद नहीं है तो तब थोड़ी ना लगाएंगे इसको, ठीक है। ये सर्कल जो लगता है ना समाकल में, सर्कल तभी लगता है जब क्या होता है, बंद पथ होता है या बंद पृष्ठ होता है, ठीक है। बंद पृष्ठ होता है, जैसे गॉस नियम में पढ़ा आपने, बंद पृष्ठ समाकल पढ़ा आपने, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। यहाँ पर क्या है, सरफेस इंटीग्रल है या लाइन इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल में भी क्लोज लाइन इंटीग्रल है, क्यों, क्योंकि ये पथ क्या हमारा, ये पथ बंद पथ है, बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा जो कि आई है का म्यू जीरो गुना होता है। तो आपने ये कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि बी और डीएल, वेक्टर बी इधर को होता है, आपको पता है वेक्टर बी का, मैंने बताया था आपको धारा, एम्पियर का परिपथी नियम में बताया था मैंने कि धारा कैसे होती है। आप क्या करते हैं, राइट हैंड में इसको पढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल बताया था मैंने, ऐसे करके कल ऐसे करना, कल, ठीक है, ऐसे करना है आपको, कल करना है इसको राइट हैंड में, उसको पकड़ा आपने इसको, तार को, और तार की अंगूठे की डायरेक्शन में धारा होगी, तो जिधर को उंगलियां मुड़ी होंगी ना, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी, यहाँ पर इधर होगी, यहाँ पर इधर होगी, स्पर्श की दिशा में होगा। और यहाँ पर जो ये खंड है इसका डीएल, है ना, इसका छोटा सा एलिमेंट, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल क्या होगा, बी डीएल कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा तो जीरो है, दोनों का एंगल दोनों का जीरो है, ठीक है, दोनों समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। तो क्या करेंगे, बी इसका परिमाण गुणा वेक्टर डीएल का परिमाण डीएल गुणा कॉस जीरो करेंगे, जीरो इसलिए किया क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, और कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है। तो क्या करेंगे, चूंकि वेक्टर बी और वेक्टर डीएल समांतर है, उसी डायरेक्शन में, यहाँ पे बी इधर हो जाएगा, डीएल भी इधर हो जाएगा, यहाँ पे बी इधर हो जाएगा, डीएल भी इधर हो जाएगा, यहाँ पे बी इधर होगा तो डीएल भी इधर ही होगा। तो इससे आपने ये कर दिया, बी चूंकि देखो समान दूरी पर है, इसके सेंटर से समान दूरी पर है ये पूरा का पूरा पथ, तो बी का परिमाण सब जगह समान होगा। अब परिमाण समान होगा तो इस बी को आप समाकल के बाहर ले सकते हो, तो समाकल के बाहर, क्योंकि परिमाण समान है, बी का परिमाण पूरे पथ के लिए समान है, इसलिए इसको बाहर ले लेंगे। तो अंदर केवल डीएल रह गया, डीएल रह गया का मतलब क्या हो गया, डीएल रह गया का मतलब, डीएल क्या होता है, छोटे छोटे पथों की लंबाई, छोटे छोटे खंडों की लंबाई, एलिमेंट्स लोगे छोटे 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 छोटे, ठीक है। इन एलिमेंट्स की लंबाई कितनी होगी, एक एलिमेंट आपने ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इन सब का लंबाई कितनी होगी, टोटल लंबाई करोगे पूरे पथ के लिए कितना आएगा बताइए, पूरे पथ के लिए डीएल का योग कितना आएगा समाकलन, इस पूरे
पथ की लंबाई आ जाएगी, जो कि कितनी होती है पता है आपको? कितनी होती है बेटा? 2 पाई आर, है ना? हाँ, 2 पाई आर हो जाएगी। तो आप इसका वैल्यू 2 पाई आर लिख देंगे बस, जो अंदर है आपका, ठीक है? तो करिए इसको 2 पाई आर कर दिए। वृत्ताकार पथ, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। वृत्ताकार पथ सी के लिए प्रत्येक बिंदु पर बी का परिमाण समान है, इसलिए बी को बाहर ले लिया। फिर आप करेंगे इसमें कि बी इंटू जो ये है ना बंद रेखीय समाकलन डीएल का, बंद रेखीय समाकलन डीएल का, इसका वैल्यू 2 पाई आर आपने कर दिया, बराबर म्यू जीरो इंटू आई। तो बी बी निकल जाएगा आपको, बस बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर को इधर ले लीजिए, तो म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, ये बन गया, बस आंसर आ गया। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा। आप लोगों ने यहाँ पर बड़ा अच्छे से पढ़ाई करी है, और इसको रिवाइज करिएगा, और यूट्यूब में इसको दोबारा से देख देख करके बार बार जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करिएगा। आपको कोई और तरह की क्वेरी होगी तो आपसे पूछ सकते हैं, अभी भी किसी को पूछना है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर युक्तम ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा ये 2024 का जो पेपर है वो अब इस तरह से हमने पूरा हल किया है, साथ में एक्सप्लेन भी किया है। और एक्सप्लेनेशन में आपने देखा कि जो भी लेसन से जहाँ से भी पूछा गया है, तो उस लेसन को काफ़ी बारीकी से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो आशा करता हूँ आप इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे, और आपको जो है अगले जो आपका आगामी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा है, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। आप सबको शुभकामनाओं के साथ में मैं यहीं पर इस क्लास को समाप्त करता हूँ। तो आप सबको पुनः पुनः शुभकामनाएं देते हुए